So hey guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video I am going to cover your unit 5 of DSBDA. Unit 3 and 4 already upload ho chuke hain, and unit 5 is this particular video. I hope these videos are helping you to figure out all the necessary topics, concepts and everything you require for your SPPU and SEM exam. I hope all of this content is helping you a lot, and if yes, please put in the comment section ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी help आपकी हो पा रही है from my side. And definitely I'll try to give more and more from my side. जितना मुझसे हो सकता है उतना I'll try to explain, I'll try to make things simpler, I'll try to break down the topics into very easy chunks. बस that's it. Okay, इतना ही मोटो हमारा होने वाला है. And this particular unit, this unit 5, that is big data analytics and model evaluation, this will be the easiest unit of DSBDA. believe me, बहुत ज्यादा simple सा unit है. जितना यूनिट 3 और 4 के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि आपको याद रखने वाली हैं, वैसे ही अब मैं बता सकती हूँ कि यूनिट 5 और 6 जो है ना, उतने ही ज्यादा सिंपल है. ठीक है, जस्ट यू नीड टू डू इज फोकस. ओके, नथिंग मोर देन दैट. बस ये वीडियो फॉलो कर लो, नोट्स एक बार रिवाइज कर दो गोइंग इनटू द वेबसाइट, एंड दैट्स इट. इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है. फॉर एवरी यूनिट, फॉर एवरी सब्जेक्ट आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग. ओके, यही सेम स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो. क्लियर? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट. एंड ये पर्टिकुलर नोट्स आपको कहाँ मिल रहे होंगे? तो hkofficial.in ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहां पर आपको ये सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं. इफ यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आपको इस पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे. फर्स्ट ईयर के भी नोट्स थोड़े दिनों बाद अपलोड हो ही जाने वाले हैं. अभी के लिए फिलहाल यू विल गेट ऑल द नोट्स. हम यहाँ पर आप जाके डायरेक्टली ईयर 3 कंसीडर करके सेमेस्टर 6 देख सकते हो, एंड यू विल गेट द बेस्ट सेमेस्टर बंडल फॉर योर थर्ड ईयर आई से. एंड या बहुत ज्यादा सिंपल आपको फॉर्मेट में सारे के सारे सेमेस्टर 6 के नोट्स इसके अंदर मिल रहे होंगे, along with the any extra thing I am going to upload related to third year, आपको इसके अंदर फ्री में मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बंडल लेना है, यू कैन गो फॉर इट. अदरवाइज यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएसबीडीए, डब्ल्यूटी, आपके पास आईएस. ठीक है, आईएस के भी मैंने एनसेम के नोट्स अपलोड कर दिए. सीसी के नोट्स अपलोड नहीं होंगे बिकॉज आई डोंट हैव कंटेंट. अगर मेरे पास होगा तो आई विल अपलोड, बट यहाँ पर कोई भी नेसेसिटी नहीं है कि मैं अपलोड करूंगी ही. बट येस, आईएस के सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं. डब्ल्यूटी, एआई और डीएसबीडीए के भी सारे के सारे नोट्स अपलोड हो चुके हैं. बस पार्ट अभी मास्टर सोल्यूशंस का है. एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब मास्टर सोल्यूशंस भी अपलोड हो चुके होंगे, तो कोई भी इशू नहीं आएगा एंड बहुत इजीली आपको सारी चीजें मिलेंगी. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आप कोई भी कोर्स में जाओगे तो आपको ये जो 299 प्राइस मिल रहा है, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर यूनिट वाइज नोट्स. ठीक है, दिस इज नॉट फॉर द मास्टर सोल्यूशंस एज वेल. तो अगर आपको मास्टर सोल्यूशंस भी चाहिए, गो फॉर दिस पर्टिकुलर बंडल गाइस. 399 का जस्ट 100 रुपीज एक्स्ट्रा एंड यू विल गेट द मास्टर सोल्यूशंस एज वेल अलॉन्ग विद द नोट्स. अदरवाइज अगर आपको सिर्फ मास्टर सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर आप जो है ना, डायरेक्ट 349 से आपको मास्टर सोल्यूशन मिल जाएंगे. बट द प्रेफर्ड थिंग इज दैट कि आप डायरेक्टली बंडल परचेज कर लो. अब ऐसे सिंगल परचेज करने से अच्छा है, आई विल सजेस्ट कि डायरेक्ट आप सेमेस्टर बंडल ही परचेज करो, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा मतलब एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फॉर योर सेमेस्टर. और रही बात यहाँ पर अभी नोट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आई हैव नॉट लॉग्ड इन. ओके, ये अभी लॉग इन है नहीं, तो इसीलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है. जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे, आपको सारा कंटेंट अवेलेबल वहां पर मिल जाएगा, एंड जैसे ही परचेज कर लोगे आपको एक्सेस भी ग्रांट हो जाएगा. ठीक है, तो चलो, ये तो बात हो गई हमारी वेबसाइट की. एंड नाउ द पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यूनिट 5. ठीक है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए लेट्स स्टार्ट. एंड यस, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक इज के मींस क्लस्टरिंग. इससे स्टार्ट कर लेते हैं. एंड या इसको आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी 100%. चलो, के मींस क्लस्टरिंग 100%, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका होता है एंड काफी ज्यादा इजी वे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, फोकस बढ़ा लो. एंड या एकदम फोकस से आपको देखना है, कुछ भी आपको अब एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है. इफ यू आर वाचिंग मी एट 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर. 2x पे देखो या कैसे भी देखो, बस ध्यान दो. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सपोज आपके पास जो है थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जो विजिट कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कंपनी अगर कोई वेबसाइट रन करती है एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करती है, तो उसको एक ना एनालिसिस करना होता है कि एग्जैक्टली कितने कस्टमर्स हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो जो कंपनी है वो देख रही है कि भाई कितने कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स बाय कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स हैं जो कि क्लोथ्स बाय कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स हैं विच आर जस्ट लाइक मतलब
उनको एकदम कम प्राइस वाली चीजें चाहिए, ठीक है, दे डोंट नीड टू स्पेंड मोर इन मनी, ओके। सो ऐसे आपने जो है ना ऐसे कंसीडर कर लिया है, तो ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ कंसीडर कर लिया आपने, कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बना दिए, राइट, but there are no labels which are already given into them, okay, so how can the computer automatically divide similar people into the groups? That is the exact thing what k means clustering is going to do for us. ये जो k means clustering है ना, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब k means क्या है? K means is an unsupervised learning algorithm which is means used to divide unlabeled data into different groups which are called as clusters, guys, ठीक है। आपका अनलेबल्ड डेटा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, अनलेबल्ड डेटा होगा, ठीक है, उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, एंड उन ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप्स है, मैंने ये जो ग्रुप्स आपको बना के दिखाए हैं, इनको बोला जाता है क्लस्टर्स, गाइस, ठीक है, क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स में डिवाइड करने को ही क्या बोला जाता है? के मींस क्लस्टरिंग। वंस अगेन, के मीन्स क्या है? अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि अनलेबल्ड डेटा को क्लस्टर्स में यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। के मीन्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्लस्टर्स। के मीन्स का मतलब है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अब यहाँ पर ये जो के है और ये जो मीन्स है ना, तो इसके अंदर ये जो के है ना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। और यहाँ पर जो ये मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है एवरेज, ओके, इसका मतलब होता है एवरेज या फिर कोई सेंटर पॉइंट जो आपके डेटा पॉइंट को जो है ना एकदम एज अ सेंटर कंसीडर करके हम उसको एज एन एवरेज कंसीडर कर सकते हैं, एंड वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल लैंग्वेज में यही के मीन्स का मतलब होता है, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया। तो ये एल्गोरिदम हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम सिमिलर टाइप के डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप कर सकें। फाइन, बहुत ज्यादा सिंपल सा था, यस। अब इसमें देखो, सेंट्रॉइड बेस्ड होता है, हमेशा याद रखो, अगर आप एक क्लस्टर बना रहे हो तो उसका एक सेंट्रॉइड कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो एवरेज। तो हमेशा याद रखो, एवरी क्लस्टर हैज अ सेंटर पॉइंट कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। Fine, then we must choose k, that is the number of clusters before running the algorithm. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपके पर्टिकुलर डेटा में होने वाले हैं बिफोर रनिंग द algorithm. क्लियर? तो गोल क्या होगा? टू मिनिमाइज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट एंड इट्स क्लस्टर सेंट्रॉइड, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो एकदम के मीन्स का जो बेसिक आइडिया है वो आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट अस गो टू द algorithm। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टेप्स में एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड देन डायग्राम के अंदर हम जो है ना प्रॉपर सेक्शन वाइज जो है चीजों को देख लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स, यानी कि यू हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ के, ओके। तो यहाँ पर यू विल डिसाइड हाउ मेनी क्लस्टर्स यू वांट। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सपोज हमें क्या चाहिए? 2 क्लस्टर्स चाहिए, तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया भाई k इज इक्वल टू 2। फाइन, देन सेकेंड, प्लेस के रैंडम सेंट्रॉइड्स एनीवेयर इन द डेटा स्पेस। मतलब कि अब क्या करना है, आपकी जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगी? अब देखो यहाँ पर ये 2 आपने कंसीडर कर लिया कि ये आपके 2 क्लस्टर्स होने वाले है ना। तो आपके पर्टिकुलर डेटा के अंदर, अभी ये आपका डेटा है, ठीक है, अभी ये डिवाइड नहीं हुआ है सेंट्रॉइड्स में, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, अभी ये सेंट्रॉइड्स में डिवाइड नहीं हुआ है, हाँ। तो ये पर्टिकुलर डेटा के अंदर कोई भी रैंडम 2 सेंटर पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जाएंगे बाय द एल्गोरिदम, ठीक है। तो आपकी एल्गोरिदम क्या करेगी? रैंडमली 2 सेंट्रॉइड पॉइंट्स को कंसीडर करेगी इनसाइड द ग्राफ, ओके। एकदम बिगनिंग के अंदर ही सेंट्रॉइड्स क्या होंगे? रैंडमली सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। फाइन, नाउ स्टेप 3 में क्या होता है? यू हैव टू असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। मतलब हर एक डेटा पॉइंट चेक करेगा कि मुझसे मेरे सबसे पास कौन सा सेंट्रॉइड है, एंड वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के पास जाके क्लस्टर बना लेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पर काफी, देखो, आई विल जस्ट मेक इट लाइक विद डिफरेंट कलर, यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। सपोज ग्रीन वाले हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। फाइन, तो क्या होगा? क्या होगा? ये हर एक पर्टिकुलर जो डेटा पॉइंट है, सपोज ये वाला डेटा पॉइंट है, ये क्या देखेगा? भाई मैं कौन से सेंट्रॉइड से क्लोज हूँ, क्या मैं इसके क्लोज हूँ या मैं इसके क्लोज हूँ? तो डेफिनेटली ये इसके क्लोज है, तो वो और उसके पास जाके क्या कर लेगा? सेंट्रॉइड मतलब क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो अपने अपने पॉइंट्स क्या कर लेंगे? खुद के सेंट्रॉइड डिसाइड करने लग जाएंगे। दिस इज हाउ द स्टेप 3 वर्क,
ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ फोर्थ में क्या है, यू हैव टू recalculate the centroid positions as the mean average of all the points in each cluster। अब जितने भी पॉइंट्स इस क्लस्टर में आ गए, ठीक है, सपोज ये पास पास वाले सब इस वाले ये वाला जो सेंट्रॉइड है इसके पास आ गए, तो अब क्या होगा, अब ये जो सेंट्रॉइड है ये एग्जैक्ट सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा, जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स उस क्लस्टर के अंदर है उनका एवरेज, उनका मीन निकाला जाएगा, एंड दैट विल बी द न्यू सेंट्रॉइड, दैट विल बी द न्यू सेंट्रॉइड। ओके, एंड फिर हम क्या करेंगे, वापस से रीअसाइन करेंगे पॉइंट्स को नियरेस्ट टू द पर्टिकुलर एग्जैक्ट सेंट्रॉइड विच वी हैव कैलकुलेटेड। समझ में आ गई बात, दो बार पॉइंट्स अपने आप को क्या करेंगे, रीएलोकेट करेंगे, रीअसाइन करेंगे, ठीक है। एंड एट लास्ट इफ एनी पॉइंट चेंज्ड द क्लस्टर्स वी विल अगेन गो बैक टू स्टेप 4 एंड अदरवाइज हम स्टॉप कर देंगे। समझ में आ गई बात, अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्लस्टर आ गया जो कि इस पर्टिकुलर क्लस्टर से दूसरे में चला गया, उस केस में हम वापस से सेंट्रॉइड पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब एवरेज जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड फिर अकॉर्डिंगली हम न्यू पॉइंट्स को रीअसाइन करेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, एक ही चीज आपकी यहाँ पर दो बार हो रही होती है, एक रैंडम सेंट्रॉइड कंसीडर करके और एक कैलकुलेटेड सेंट्रॉइड कंसीडर करके। आई होप यू गॉट इट। तो देखो ये विजुअल वॉक थ्रू है बिफोर एंड आफ्टर के मीन्स। तो पहले सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे आपके जो है ना पूरे के पूरे आप देख पा रहे हो कैसे डेटा पॉइंट्स हो रहे हैं, है ना, एक जगह नहीं है, दे आर स्कैटर्ड रैंडमली। ओके, सो देयर आर नो ग्रुप्स, नो क्लासिफिकेशंस। राइट साइड में अगर आप देखो आफ्टर के मीन्स आपको तीन क्या दिख रहे हैं, आपको तीन क्लस्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो सिमिलर पॉइंट्स हैं वो एक साथ ग्रुप हो चुके हैं एंड सेपरेट क्लस्टर्स फॉर्म हो चुके हैं, हर एक क्लस्टर की उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री हो चुकी है, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ के मीन्स। क्लियर, आई होप यू गॉट दिस थिंग। क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। सी एग्जाम्पल, आपने k इज इक्वल टू 2 कंसीडर किया, क्या किया, k इज इक्वल टू 2 कंसीडर किया, टू रैंडम सेंट्रॉइड्स, जैसे कि एक हम ब्लू स्क्वायर और एक ऑरेंज स्क्वायर, ये दो कंसीडर करेंगे एज द रैंडम सेंट्रॉइड्स, ठीक है, एंड ऑल द डेटा पॉइंट्स आर कलर्ड बाय प्रॉक्सिमिटी। तो देखो पहले हमारा ये वाला डेटा था, ठीक है, ये क्या है, हमारा ओरिजिनल डेटा है जो कि स्कैटर है, रैंडमली स्कैटर्ड है। तो अब हमने क्या किया, कोई भी दो इनिशियल सेंट्रॉइड, रैंडम सेंट्रॉइड्स को कंसीडर किया, एक ब्लू देख सकते हो आप, एक और ऑरेंज देख सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल। ये टेम्पररी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इनिशियल सेंट्रॉइड्स हैं जो कि परफेक्ट नहीं है, ठीक है, दे कैन बी परफेक्ट बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी परफेक्ट। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर आप असाइन करोगे नियरेस्ट पॉइंट्स, मतलब ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो अपने आप को असाइन करेंगे टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड, है ना, हर एक पॉइंट अपने एंड पे चेक करेगा कि वो किस पर्टिकुलर सेंट्रॉइड से ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ये जो डायगोनल लाइन आपको नजर आ रही है, ये डायगोनल लाइन एक्ट करती है लाइक अ डिवाइडिंग बाउंड्री ओवर हियर, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड पॉइंट्स हैं दे बिलोंग टू द ब्लू सेंट्रॉइड, और जो राइट साइड के हैं दे बिलोंग टू द ऑरेंज सेंट्रॉइड और येलो सेंट्रॉइड। क्लियर है, सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर असाइनमेंट, क्लस्टर असाइनमेंट। समझ में आ गई बात, आई होप यू गॉट दिस थिंग। फाइन, नाउ अब क्या होगा, अब ये सारे हमने ब्लू कंसीडर कर लिया और इन सबको हमने येलो कंसीडर कर लिया, मतलब कि हमारी जो एल्गोरिदम है इसने क्या कर लिया, अपने अपने क्लस्टर्स को मेंटेन कर लिया, जो भी पॉइंट्स हैं, क्लोज पॉइंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने क्लस्टर को चूज कर लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेंट्रॉइड्स जो है वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे। सेंटर की तरफ मूव करने का मतलब ये कोई ऐसी सेंटर में मूव हो रहे हैं, तैर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एल्गोरिदम है वो कैलकुलेट कर रही है द एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, जो सारे के सारे अब ये पॉइंट्स है ना, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, अब इनका एवरेज जो होगा वो कैलकुलेट होगा, एंड एवरेज को हम एज अ विजुअल वे कंसीडर करते हैं कि वो एक सेंटर वैल्यू होगी। तो जो सेंट्रॉइड है वो शिफ्ट हो रहा है सेंटर ऑफ द क्लस्टर्स के अंदर, ये हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट है इससे क्या होगी, आपकी क्लस्टरिंग एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। समझ में आ गई बात। तो अब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, सेंट्रॉइड जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपने न्यू सेंट्रॉइड को। अब क्या होगा, अब रीअसाइनमेंट होगा आफ्टर द सेंट्रॉइड मूव। जैसे ही सेंट्रॉइड मूव हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सेंट्रॉइड्स मूव हो गए, मतलब कि आपका न्यू सेंट्रॉइड कैलकुलेट हो गया। इसके वजह से, इस मूवमेंट के वजह से कुछ पॉइंट्स अपनी पोजीशन एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हो इस डिवाइडिंग लाइन के बाहर यहाँ पर कुछ ब्लू आ गए एंड यहाँ पर कुछ ऑरेंज आ गए, है ना। इसका मतलब कि ये पॉइंट्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली
सक्सेसफुली क्लस्टर चेंज कर लिया। अब जब तक ये हमारे सेम नहीं होते तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, रीअसाइनमेंट। तो वापस से अब हमें इस सेंट्रोइड को, न्यू सेंट्रोइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगेन यू विल कैलकुलेट द अनदर सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड अपडेट होगा। तो अब जब सेंट्रोइड अपडेट हुआ है तो इस केस में हमें दिख रहा है कि सारे ब्लू इस तरफ है और सारे येलो इस तरफ है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास जो न्यू सेंट्रोइड आए हैं दे आर द करेक्ट सेंट्रोइड्स एंड वी हैव कैलकुलेट द करेक्ट वंस। क्लियर है? आई होप यू गॉट इट। तो जब तक हमें स्टेबल असाइनमेंट नहीं मिलता तब तक हमें इस चीज को करते रहना है, अपडेट करते रहना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर और एक बार अपडेट हो सकता है जब तक हमारी मीडियन लाइन, जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको और भी स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ जाए। इट इज नॉट लाइक कि 2 ही बार आपको करना पड़ेगा। यू कैन अपडेट द सेंट्रोइड्स जब तक आपको स्टेबल असाइनमेंट नहीं मिल जाता। तो जैसे ही स्टेबल असाइनमेंट यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आपने अब क्या किया, डायगोनल लाइन को चेंज किया एंड यू हैव नाउ मेड द न्यू अपडेशंस इन सेंट्रोइड्स। तो अब इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सारे ऑरेंज एंड यहाँ पर सारे के सारे ब्लू हैं। तो अब दिस इज द स्टेबल असाइनमेंट। तो नाउ यू कैन कंसिडर इट एज द क्लस्टर। तो इनको एज अ बाउंड्री कंसिडर करके, बाउंड्री लाइन क्रिएट करके इनको फाइनल क्लस्टर्स जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 क्लीन क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं, है ना। सो डेटा जो है वो सक्सेसफुली नाउ ग्रुप हो चुका है एंड क्लस्टरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुका है ना। बहुत ज्यादा सिंपल। देखो आपको सबसे पहले के चूज करना है, आपको डेटा पॉइंट्स असाइन करने हैं, देन एवरेज अगेन कैलकुलेट करना है एंड रीअसाइन करते जाना है पॉइंट्स को जब तक आपको स्टेबल असाइनमेंट नहीं मिल जाता। एंड दैट्स इट। दिस इज हाउ के मींस क्लस्टरिंग वर्क गाइस, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल। द वे आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिमेंबर, बस ऐसे ही याद रखो। के मीन्स क्लस्टरिंग का क्वेश्चन आए तो यही सारे डायग्राम्स हैं जो आपको बनाने हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ओनली। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है बिकॉज डायग्राम्स विल ओनली एक्सप्लेन फ्रॉम देमसेल्व्स ओनली, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। दिस इज व्हाट के मीन्स क्लस्टरिंग इज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल शो यू कि एग्जैक्टली जो है आप के कैसे चूज करते हो, ठीक है। हमने क्या देखा कि हम सबसे पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं, के चूज करने वाले हैं, मतलब कि कितने क्लस्टर्स होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने लॉजिकली सोचा होगा तो हमें पहले से कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो डेटा पॉइंट्स है उसमें कितने के होने चाहिए, है ना। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आए होंगे, आई होप सो आए हों, उसका आंसर ये है कि आपको यूज करना पड़ता है द एल्बो मेथड, है ना। ये जो एल्बो मेथड है ना, इसका मतलब है आप कैसे के की वैल्यू चूज करोगे, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है के मींस क्लस्टरिंग के अंदर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एल्बो मेथड। तो सी, जो एल्बो मेथड है ना, इट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। क्लस्टरिंग होने के बाद कितने ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स एक पर्टिकुलर डेटा सेट के होने चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, इमेजिन करो कि आप क्या करते हो, मुझे बताओ। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। इसको एल्बो मेथड ही इसका नाम क्यों पड़ा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो आप अपना आर्म देखो, अपना हाथ देखो। आपका हैंड की जो बेंडिंग पॉइंट है ऑफ योर आर्म, दैट इज योर एल्बो, जिसको हम एल्बो बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब आपका जो वो बेंडिंग पॉइंट है दैट इज योर एल्बो, आप उसको एक पॉइंट तक ही स्ट्रेच कर पाते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एल्बो 360 डिग्री मूव करता होगा, किसी का नहीं करता, राइट। सो एक जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज द थिंग विच वी कंसिडर एज द कंडीशन, है ना, जिसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपने क्लस्टर्स को ग्रुप कर पाते हैं। एक बेंडिंग पॉइंट होता है एंड दैट इज नथिंग बट द एल्बो पॉइंट। ओके, सो बहुत ज्यादा सिंपल वे में इसको आपको ऐसे समझना है कि दिस इज द थिंग थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ज्यादा से ज्यादा या ऑप्टिमल तरीके में आपके पास कितने क्लस्टर्स होने चाहिए, दैट विल बी द डिसीजन टेकन बाय योर एल्बो मेथड, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज WCSS। फुल फॉर्म इसकी है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये जो WCSS है ये मेजर करता है हाउ क्लोजली पैक्ड द डेटा पॉइंट्स आर इनसाइड अ क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर पॉइंट्स कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। हो सकता है ये एक क्लस्टर हो एंड हो सकता है ये एक क्लस्टर हो। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है।
दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? डेफिनेटली ये डेंसली आपका पैक्ड है और ये काफी फ्रीली पैक्ड है. सो दिस इज नथिंग बट WCSS, which is the way you can measure how closely packed the data points are inside a cluster. तो ये क्या कैलकुलेट करता है? ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करता है बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड देयर सेंट्रॉइड. समझ में आ रही है बात? हर एक डेटा पॉइंट की सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करता है WCSS. एकदम सिंपल समझ में आ गया? तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि WCSS से आप क्या एक वैल्यू का मतलब एक एकदम कंसीडर कर पाते हो एक चीज कि जितनी ज्यादा कम WCSS की वैल्यू होगी उतने ही ज्यादा बेटर आपके क्लस्टर्स होंगे, उतने ही ज्यादा टाइटली पैक्ड आपके क्लस्टर्स होंगे. ठीक है, तो इस बात को आप याद रख सकते हो. लोअर द वैल्यू ऑफ WCSS इज इक्वल टू द बेटर क्लस्टर्स. ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया भाई WCSS होता क्या है. नाउ हाउ टू फाइंड आउट. अब ये इसको डायग्राम इस फॉर्मूले को देख के बिल्कुल भी मत डरना, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है. आई विल जस्ट मेक इट क्लियर इन 1 मिनट. सी, सबसे पहली बात हर एक क्लस्टर के लिए आपको करना है तो एक ही चीज आपको उतनी बार करनी है ऐड जितने आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात व्हाट यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट एंड सेंट्रॉइड. तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे हर एक पॉइंट का. दिस इज योर पॉइंट, डेटा पॉइंट, एंड दिस इज योर क्लस्टर वैल्यू और क्लस्टर पॉइंट. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यू विल कैलकुलेट, उस डिस्टेंस का स्क्वायर यू विल डू. ओके, उसके बाद आपको उसको ऐड कर देना है विथ ऑल ऑफ द क्लस्टर्स. ठीक है, सपोज एक क्लस्टर है उसके अंदर यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, एक क्लस्टर है जिसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, एक क्लस्टर है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं. समझ में आ रही है बात? तो आप क्या करोगे? यहाँ पर ये देखो, ये है सेंट्रॉइड, ये है सेंट्रॉइड, ये है सेंट्रॉइड. ठीक है, तो ये जो सेंट्रॉइड है इससे आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ऐड कर दो इसके साथ इसके साथ इसके साथ. ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, स्क्वायर किया, प्लस डिस्टेंस कैलकुलेट किया, स्क्वायर किया, प्लस डिस्टेंस कैलकुलेट एंड स्क्वायर, प्लस डिस्टेंस कैलकुलेट एंड स्क्वायर. तो ये जो इस पर्टिकुलर वैल्यू में आया है दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, वो आपने फर्स्ट वैल्यू में स्टोर कर दिया. सिमिलर पैटर्न में आपने यहाँ पे दोनों क्लस्टर्स का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, स्क्वायर किया, ऐड करो, डिस्टेंस फाइंड आउट करके स्क्वायर करो, ऐड किया हमने 2 का, तो दिस इज द सेकेंड वैल्यू. सिमिलरली यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी थर्ड. तो अब आपको क्या करना है? 1 + 2 + 3 इन तीनों को भी ऐड कर देना है. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ WCSS. है ना, बहुत ज्यादा सिंपल. लर्न हो गया फॉर्मूला, कुछ भी नहीं था इस फॉर्मूले में, है ना. तो स्टेप्स क्या आपको फॉलो करने हैं फॉर एल्बो मेथड. एग्जैक्टली एल्बो मेथड में क्या करना है? तो यू हैव टू रन k मीन्स फॉर k इज इक्वल टू जितने भी आपके k मतलब 1 2 3 4, हमें पता है कि k की वैल्यू ही इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, है ना. तो आप 1 से स्टार्ट करोगे एंड यू विल गो अप टू 10. ठीक है, आप अपने WCSS की वैल्यू हर टाइम रिकॉर्ड करोगे, फिर आप प्लॉट करोगे k ऑन द x एक्सिस एंड WCSS ऑन द y एक्सिस. मतलब k की वैल्यू 10 तक आपको फाइंड आउट करनी है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. तो यहाँ पर आप k की वैल्यू यहाँ पर है आपके पास एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ WCSS. तो y एक्सिस में आपके पास है WCSS और x एक्सिस में आपके पास है नंबर ऑफ क्लस्टर्स. आपने क्या कर लिया? प्लॉट कर लिया. भाई k इज इक्वल टू 1 पे WCSS की वैल्यू थी 8000, k इज इक्वल टू 2 पे आपके WCSS की वैल्यू थी 3000, यहाँ पर आपकी थी 1000 से कुछ कम, लेट से 900, फिर 400 पे और कम और कम और कम. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी यहाँ पर वैल्यू कम 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 होती जाएगी. ठीक है, चलो आपने प्लॉट कर लिया. अब you have to find the elbow, that is the point where WCSS stops failing sharply. मतलब कि जहां पर आपकी वैल्यू एकदम कम से कम मतलब एकदम यहाँ पर लेस हो रही है, राइट. तो कहाँ पे आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा लेस होना स्टार्ट हुई है? सो दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द एल्बो एंड दिस इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स यू वांट एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट k. समझ में आ गई बात? दिस इन पर्टिकुलर केस इज 3. समझ में आ गई बात? कितना ज्यादा सिंपल सा था एल्बो मेथड. तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कि 10 वैल्यू तक आप WCSS कैलकुलेट करोगे. x एक्सिस पर WCSS नहीं, आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स होते हैं, y एक्सिस पे WCSS होगा. आप ग्राफ कैलकुलेट करोगे एंड जहां पर भी यू विल गेट द पॉइंट वेयर WCSS स्टॉप्स फॉलिंग शार्पली, दैट इज द k वैल्यू एंड दैट इज द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. समझ में आ गई बात?
इतना ज्यादा सिंपल सा आपका क्या था, एल्बो मेथड। एंड इसी वे से आप क्या करते हो, के की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो पाइथन इम्प्लीमेंटेशन आई विल शो यू। सबसे पहली बात, यू विल इंपोर्ट लाइब्रेरीज एंड लोड द डेटा सेट। लेट सपोज स्मॉल कस्टमर डेटा कंसीडर करते हैं। आपने देखो लाइब्रेरीज हमने सब पढ़ ली है, यूनिट 4 तक हमारा सब कुछ ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नमपाई हमने देख लिया, नमपाई को हम क्यों यूज करते हैं, फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट से आपने मैटप्लॉटलिब मतलब एज एमटीपी इनको इसको कंसीडर किया है, तो आपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी कंसीडर करी है फॉर ग्राफ्स, देन पैंडास वगैरह फॉर जस्ट डेटा फ्रेम वगैरह विजुअलाइज करने। क्लियर, ये एकदम बेसिक सी 3 लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली। स्टेप 2, आप क्या करोगे, फीचर्स एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, ये 2 चीजें हैं जो कि आपने फीचर्स के अंदर एक्सट्रैक्ट करी है। नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल के। तो उसके लिए आपने पहले एक्सट्रैक्ट करना है फीचर्स को, तो डेटा सेट्स डॉट आई लॉग करके आप क्या करोगे, पहले उनको एक्सट्रैक्ट करोगे। तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट में आप देख सकते हो कहाँ पर आपका एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर का कॉलम है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डॉट वैल्यूज करके आप उनको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। सेकेंडली, नाउ आपका एल्बो मेथड कैसे जो है ना आप इंक्लूड करते हो इन कोड, वो देखो। सबसे पहली बात, यू विल फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। या सबसे पहले आप sklearn डॉट क्लस्टर के अंदर से इंपोर्ट करोगे के मीन्स को। क्यों, क्योंकि आपको पता है के मीन्स क्लस्टरिंग का आपको यहाँ यूज करना है। फिर आप क्या करोगे, एक एरे डिफाइन कर दोगे WCSS लिस्ट करके। क्यों, क्योंकि आपको 1 से 10 तक सारे के की जो WCSS वैल्यूज हैं वो आपको एक वेक्टर में या फिर एक एरे में आप स्टोर करोगे, तो दैट विल बी बेटर। तो सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कर लिया उस लिस्ट को, चलो लिस्ट इसको कंसीडर कर रहे हैं इन पाइथन। अब आप फॉर लूप का यूज करोगे, आइटरेट करोगे फ्रॉम 1 to 10। आपने फॉर आई इन रेंज 1 से 11 ले लिया, ठीक है, एकदम बेसिक चीजें हैं। के मीन्स आपने यहाँ पर लिया, के मीन्स n क्लस्टर्स के अंदर आपने आई दिया। फिर आपने इनिशियलाइज किया के मीन्स प्लस प्लस एंड रैंडम स्टेट को 42 सेट कर दिया सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। आपने क्या किया, आपने के मीन्स यहाँ पर के मीन्स मॉडल क्रिएट किया विथ डिफरेंट क्लस्टर काउंट्स। आपका AI जो है वो चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 अकॉर्डिंगली, ओके। तो साइकिट लर्न के अंदर नाउ यू विल आप जस्ट साइकिट लर्न का यूज करके डॉट फिट डॉट अपेंड फंक्शन का यूज कर पाओगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, के मीन्स में अगर आपका x डेटा पॉइंट फिट हो रहा होगा तो आप उसको ऐड करते रहोगे, एंड एट द एंड डॉट इनर्शिया का यूज करोगे। डॉट इनर्शिया और अंडरस्कोर आपको दिख रहा है, के मीन्स डॉट इनर्शिया अंडरस्कोर। यहाँ पर आपकी जो बेसिकली इनर्शिया है ना, दैट विल रिप्रेजेंट योर WCSS वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये भी आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी से मिल रहा होता है। दैट्स इट। अब आप क्या क्या करोगे, इस लूप से आपके पास सारी WCSS लिस्ट में आ गई वैल्यूज। नाउ यू विल प्लॉट, ठीक है। प्लॉट करने के बाद आप अपने ग्राफ का नाम दे सकते हो एल्बो प्लॉट, इसको एल्बो की स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हो। आपके पास x लेबल हो सकता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, y लेबल आपका WCSS लिस्ट। दैट्स इट। शो कर दोगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर ग्राफ। अभी वो ग्राफ देखने से पहले दिस इज द डेटा सेट, ओके। ये मॉल कस्टमर डेटा सेट है जो हमने यूज किया है, एंड ये 3 and 4th कॉलम को हमने एज अ फीचर कंसीडर किया है। देखो यहाँ पर 3rd and 4th है ना, 3rd and 4th, तो ये यही दोनों कॉलम्स है। तो नाउ सी दिस इज द एल्बो मतलब ग्राफ यू कैन से यू हैव गॉट, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये लिस्ट है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा वो पॉइंट है जहां से आपका जो है ना एकदम कम जो है ना आपके WCSS में फॉल स्टार्ट हुआ है। सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट, ओके। दिस इज द पॉइंट, दैट मीन्स के हमारे क्या होने चाहिए, 5 होना चाहिए, राइट। सो या दिस इज द थिंग, k is equal to 5 is the optimal thing which we got it, ओके। तो देखो ये WCSS की लिस्ट है जो यू कैन प्रिंट, ओके। देन यू कैन प्रिंट ट्रेन योर मॉडल विथ k is equal to 5। अब हमारे k मीन्स का पहला जो स्टेप है दैट इज योर k वैल्यू, ये आपको मिल गई है। नाउ यू कैन गो विद द अल्गोरिदम। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी अल्गोरिदम रन करोगे, दैट मीन्स आपने k यहाँ पर दे दिया है 5, ओके। दिस इज द वे यू जस्ट डिफाइन योर k मीन्स। नाउ यू विल फिट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज हाउ यू विल गेट, एंड नाउ आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा पॉइंट कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है, ठीक है। नाउ यू कैन विजुअलाइज ऑल्सो। अगर आपको विजुअलाइज करना है क्लस्टर्स को यूजिंग स्कैटर पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये स्कैटर फंक्शन का यूज कर सकते हो, अपने डिफरेंट कलर दे सकते हो पर्टिकुलर क्लस्टर को, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्रिंट इट। तो जैसे ही आप ये मैटप्लॉटलिब का यूज करके प्रिंट करोगे, यू विल गेट द एग्जैक्ट थिंग। सी यहाँ पर ये आपका एक क्लस्टर हो गया, ये आपका एक क्लस्टर हो गया, ये एक क्लस्टर हो गया, ये एक क्लस्टर हो गया, एंड दिस इज द
वन क्लस्टर। एंड ये जो येलो है, दीज आर द सेंट्रॉइड्स गाइज, सेंट्रॉइड्स। कितना ज्यादा सिंपल वे में आपको ये नजर आ गया। सो दिस इज हाउ द फाइनल क्लस्टर विजुअलाइजेशन आउटपुट लुक्स लाइक, है ना बहुत ज्यादा सिंपल। सो ये था, अभी देखो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हैं जो यहाँ पर डिनोट हो रही हैं। क्लस्टर 1 ब्लू में डिनोट हो रहा है स्टैंडर्ड कस्टमर्स, ठीक है, जिनकी इनकम एवरेज है और उनका एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर भी एवरेज है। ग्रीन के अंदर इनकम ज्यादा है और स्पेंडिंग कम है, तो ये क्या है, केयरफुल आपके कस्टमर्स हैं। क्लस्टर 3 के अंदर इनकम कम है और उनकी स्पेंडिंग भी कम है, मतलब सेंसिबल कस्टमर्स हैं। अब कोई कस्टमर्स ऐसे हैं कि भाई इनकम कम है लेकिन स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, तो वो हो गए केयरलेस स्पेंडर्स। उसके बाद आपके पास है हाई इनकम और हाई स्पेंडिंग वाले, यानी द टारगेट कस्टमर, जिनसे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है ना। सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग हाउ यू परफॉर्म की मींस क्लस्टरिंग। ओके, अब साइकिट लर्न के अंदर के मींस का एग्जांपल आई शो यू थ्रू द बेसिक सिंथेटिक डेटा, ठीक है, एकदम बेसिक सिंथेटिक डेटा से आप इसको कैसे कर सकते हो। अभी सिंथेटिक डेटा क्या होता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। सिंथेटिक डेटा मतलब कि आर्टिफिशियली जनरेटेड डेटा, जो आपने खुद मतलब एज एन आर्टिफिशियल फॉर्मेट आपने उनको जनरेट करा है, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी विल क्रिएट रैंडम पॉइंट्स जस्ट फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो एकदम ऐसा आप एज अ डमी डेटा कंसिडर कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया है sklearn.cluster से के मीन्स को, सिंपल। अब km के अंदर आपने के मीन्स के अंदर नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफाइन कर लिए हैं। एंड देखो सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर n क्लस्टर्स 3 डिफाइन किए, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपके k की वैल्यू क्या है, 3 है। फिर आपने इनिट कर दिया है रैंडम, इसका मतलब कि जो सेंट्रॉइड्स हैं आपके, वो इनिशियली रैंडम कोई भी कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर n इनिट 10 कंसीडर किया है, मतलब कि k मींस जो है वो आपका कितने टाइम्स रन करना चाहिए, 10 टाइम्स रन करना चाहिए विद डिफरेंट सेंट्रॉइड पोजीशंस। मुझे बताओ क्यों करना है हमें ये, ताकि हम बैड क्लस्टरिंग अवॉइड कर पाए ड्यू टू पुअर रैंडम इनिशियलाइजेशन। ओके, फिर मैक्स आइटरेशंस आपके कितने हो सकते हैं, 300, मतलब कि मैक्सिमम 300 आइटरेशंस अलाउड है। मतलब जो k मींस है, इट कैन रिपीट द असाइनमेंट, जो रीअसाइनमेंट वाला प्रोसीजर है, सेंट्रॉइड अपडेशन का जो प्रोसीजर है, वो अप टू 300 टाइम्स रिपीट हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखो टोल, यहाँ पर क्या लिखा है 1e-04, बेसिकली ये टॉलरेंस वैल्यू है, ठीक है। तो अगर सेंट्रॉइड मूवमेंट जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल वे में चला जाता है तो आपकी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। मतलब अगर 0.00005 है, फिर उसके बाद 0.00045 इतना कंसीडर हुआ, तो अगर इतना सा चेंज हो रहा है तो इस केस में आप एल्गोरिदम को स्टॉप कर दो। तो ये टॉलरेंस वैल्यू है आपकी, ठीक है। एंड रैंडम स्टेट है आपका 0, यानी कि ये एक फिक्स एकदम रैंडमनेस है, ताकि आपके आउटपुट जो है वो हमेशा सेम रहे, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज का आपको मतलब समझ में आ गया। नाउ यहाँ पर आपके पास है YKM, जिसके अंदर वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग द x वैल्यू। मतलब अब यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन विल परफॉर्म 2 टास्क टुगेदर। यहाँ पर आपका मॉडल ट्रेन भी हो रहा है एंड आपके क्लस्टर लेबल जो है वो प्रेडिक्ट भी हो रहा है, ठीक है। बस इतना सा आपका sklearn का ये फॉर्मेट था, एंड इससे आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा, दैट इज द स्कैटर प्लॉट ऑफ रैंडम पॉइंट्स। रैंडम पॉइंट्स कंसीडर करके हमने जो किया था, तो यहाँ पर ये क्या है, रैंडमली जनरेटेड डेटा पॉइंट्स हैं। इवन विदाउट कलर्स वी कैन विजुअलाइज एंड ऑब्जर्व दिस थिंग कि वन ग्रुप इज दिस, okay, one group is this and one group is this, ठीक है। विदाउट एनी नेचुरल क्लस्टर्स ऑल्सो हमें ये चीजें दिख रही हैं। सो के मीन्स जो है, दिस विल वर्क बेस्ट व्हेन नेचुरल ग्रुपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेटा। क्लियर है बात, आई होप यू गॉट इट। देखो अभी इसी को हमने कलर में करके देख लिया, तो दिस इज हाउ इट विल बी विजिबल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, एंड दिस वाज द एंड ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग गाइस, है ना। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड आप इसमें देख सकते हो आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर नोट से ज्यादा आप बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर लर्निंग AI for your personal development or that particular thing, I can say these notes will contain codes and all also। देखो ये जो कोड्स है ना, these are not required for your semester exams, I will say, ठीक है। आपको ये जो मैं बता रही हूँ, इन सब का बताने का मोटो यही है कि इन पर्टिकुलर टाइम, दिस पर्टिकुलर जो करंट आपका ट्रेंड है, दैट इज AI, वी नीड टू गो इनटू दिस फील्ड। अगर ये आपका मोटो नहीं है, स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स गाइज, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी में जाने के बाद आपसे वही रिक्वायरमेंट हो कि भाई आपको AI पे काम करना है, इवन इफ दे हैव नॉट गिवन द क्राइटेरिया, तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी आई नो यू आर जस्ट फोकस कि भाई कल के एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, जल्दी से अपना यूनिट कवर करूं, नेक्स्ट यूनिट कवर करूं एंड जस्ट सो जाऊं। द थिंग इज दैट कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी यही इसी फेज में कहीं ना कहीं हो रहा है। यू विल अंडरस्टैंड इट और नॉट, आई डोंट नो, बट दिस इज ओनली द प्रोडक्टिव टाइम, एंड यही चीजें जो है आपको बाद में याद रहनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक एग्जाम दे दिया, ठीक है, मोस्ट ऑफ दस वी डू द सेम थिंग, हमारा एग्जाम हो गया, जस्ट छोड़ दो, अब बस टॉपिक खत्म।
बट ये चीजें आपको फिर भी याद रहती हैं क्योंकि आपने चीजों को अगर दिमाग से ध्यान से सुना है, पढ़ा है, द थिंग्स यू विल रिमेम्बर, ओके। एंड ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो आई विल नॉट गिव ज्ञान नाउ, बट ठीक है, आपका के मीन्स क्लस्टरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। सपोज यू आर ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट, एवरी स्टूडेंट स्टैंड्स अलोन, राइट? हर एक स्टूडेंट अलग अलग खड़ा होगा। अब आपको ग्रुप्स में कंसीडर करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो यही क्राइटेरिया है कि इनिशियल पॉइंट में सारे स्टूडेंट्स अलग अलग खड़े होंगे, ओके। देन आप क्या करोगे? दो क्लोज्ड स्टूडेंट्स को एक पेयर में लेकर आओगे, ठीक है, यानी कि जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको आपने पेयर में कर दिया, ठीक है। देन आप क्या करोगे? जो नियर बाय पेयर्स हैं उनको कंबाइन करोगे इनटू बिगर ग्रुप्स, मतलब कि एक दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड्स के और दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आपका जो ग्रुप है वो क्या हो गया? 4 का ग्रुप हो गया, है ना। मतलब कि देखो, ये आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स पहले वाले, फिर ये दो बेस्ट फ्रेंड्स एंड ये दो बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। देन क्या हुआ? इस बी का कोई और एक भी बेस्ट फ्रेंड था, मतलब इन दोनों का और एक कोई फ्रेंड है जो कि है ए, तो इन दोनों का मिला के इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। फिर सिमिलरली इन दोनों के ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इनका मिला के ये हो गया, एंड इंटरकनेक्टेडली ये सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड है भाई, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक क्लस्टर बन गया। दिस एग्जैक्टली हाउ योर हायरार्चिकल क्लस्टरिंग वर्क्स। देखो, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है? क्लस्टर, ये इसको आप एज एन क्लस्टरिंग टेक्निक बोल सकते हो, क्लस्टरिंग टेक्निक, जो कि क्या करता है? क्लस्टर्स को बिल्ड करता है, लेकिन वो ग्रेजुअली बिल्ड करता है, एक ही बार में बिल्ड नहीं कर देता, उनको ग्रेजुअली बिल्ड करता है इन अ हायरार्ची। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत ज्यादा सिंपल वे में, एकदम ग्रेजुअली हिरार्ची फॉर्मेट के अंदर आपके जो क्लस्टर्स हैं वो बिल्ड होते हैं, ठीक है। सो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ गया ना? अनलाइक के मीन्स, अब के मीन्स का और इसका क्या डिफरेंस है? वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई के वैल्यू इनिशियली, ठीक है। तो जब हम के मीन्स के अंदर कर रहे थे, के की वैल्यू इनिशियली हमें देनी पड़ रही थी एल्गोरिदम को, यहाँ पर वी डोंट नीड टू गिव द वैल्यू ऑफ के, ओके। यहाँ पर क्लस्टर्स खुद ब खुद फॉर्म हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में, ठीक है। आई होप यू गॉट इट नाउ। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है डेंड्रोग्राम। क्या बोला जाता है? डेंड्रोग्राम। तो जो डेंड्रोग्राम है दैट इज अ ट्री लाइक डायग्राम शोइंग हाउ क्लस्टर्स वेयर मर्ज्ड, ओके। क्लस्टर्स कैसे मर्ज हुए एंड एट व्हाट सिमिलैरिटी लेवल दे आर मर्ज्ड, वो आपको पता चलता है, ठीक है। नाउ देख लो, यहाँ पर आपका एक डेटा सेट है 7, 10, 20, 28, 35, ठीक है। आपको इसको क्या करना है? यू विल नाउ परफॉर्म द क्लस्टरिंग मैनुअली, क्लियर। तो इस केस में आपको क्या बोला गया है? यू हैव टू विजुअलाइज द 5 डेटा पॉइंट्स, दिस पर्टिकुलर 5 डेटा पॉइंट्स ऑन अ 1D एक्सिस। वी कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर ये जो 7 और 10 है वो क्लोज है, लाइकली 1, मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये 7 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 28 है एंड दिस इज 35। तो 7 और 10 का क्लोज है ये बताया गया है, 28 एंड 35 आर क्लोज ये बताया गया है, एंड 20 इज इन द मिडल विच इज हार्डर टू डिसाइड। तो इस केस में आप क्या करोगे? है ना, वी कैन एक्सपेक्ट टू मेन ग्रुप्स राइट नाउ इन दिस केस। तो बेसिकली इस केस में क्या किया जाए कि अगर 20 बीच में लाई करता है, इट इज इक्वली फॉर दिस एंड इक्वली फॉर दिस ग्रुप, उस केस में यू हैव अ सिंगल लिंकेज मेथड, ठीक है। तो सिंगल लिंकेज मेथड में आप क्या करते हो? यहाँ पर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स विच इज मेजर्ड यूजिंग द क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्लोजेस्ट मेंबर्स का जो है ना एकदम स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, नियरेस्ट नेबर अप्रोच फॉलो की जाती है। तो यहाँ देख लो, सिंगल लिंकेज में 7, 10, 20, 28, 35, तो 7 और 10 के बीच में डिस्टेंस 3, 10, 20 के बीच में 10, 20, 28 के बीच में 8, 28, 35 के बीच में 7। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारा इसका एक ग्रुप बन गया, तो 7 और 10 का हमारा ग्रुप बन गया ऑलरेडी। तो मुझे बताओ कि इनके बीच में और इसके बीच में क्या डिफरेंस बचा? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ इसका डिस्टेंस चेक किया जाएगा, तो इनका डिस्टेंस रहा 10, बाकी ये 8 और 7 ही रहे। अब फिर किसका बना? हमारे 28 और 35 का बना, राइट। तो 28 और 35 में यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है आपको इन दोनों की क्लोज वैल्यू देखनी है, मतलब कि यहाँ पर 20 की वैल्यू 7 क्लोज है या 10, 10, तो 10 के साथ उसकी कॉम्बिनेशन दिया। अब 28 और 28 35 में कौन क्लोज है? तो 20 के क्लोज है 28, तो फिर उसके साथ हमने डिस्टेंस देखा, तो यहाँ पर है 8। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या है? 10 और 8। तो बेसिकली अब इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो 10 और 20 के बीच में क्या डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिंगल लिंकेज स्टेप्स के अंदर, तो हमारा कैसे बनेगा? यहाँ पर आपका 20 का इसके साथ भी बनेगा
बनेगा और फिर जाके इसका ये पूरे के साथ बनेगा। मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या आपको समझाया, यहाँ पर सबसे पहला क्लस्टर किसका बना, सबसे पहले देखो 7 और 10 का क्लस्टर था, उसके बाद किसका क्लस्टर हुआ, 28 35 का क्लस्टर हुआ, बीच में था आपका 20। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है 10, यहाँ पर डिस्टेंस आपका आया है 10, यहाँ पर क्या आया है 8। मैं एकदम एक बार रफ करके आपको समझाती हूँ, यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस वेरी सिंपल थिंग। सी यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस क्या आया 10, यहाँ पर 20 और 28 से डिफरेंस क्या आया 8, तो किसका डिफरेंस कम है, 10 का या 8 का, 8 का। तो डेफिनेटली 20 पहले कहाँ जाएगा, इस क्लस्टर में। तो पहले आपका जो अब क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर बना, ये एक क्लस्टर बना, तो अब जो पहला क्लस्टर है वो बनेगा आपका इसके साथ, ठीक है, एंड उसके बाद जो क्लस्टर बनेगा वो सबके साथ, यानी कि दिस विल बी द क्लस्टर। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग कि ये सिंगल लिंकेज मेथड कैसे काम करता है, एंड दिस इज द वेरी सिंपल थिंग। तो बेसिकली जो फाइनल मेन क्लस्टर्स आपके बने हैं वो 7 10 और 20 28 35 के ही बने, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल सा था, बहुत ज्यादा सिंपल सा था, इसमें तो आप बहुत मतलब एकदम सिंपल वे में इसको कर सकते हो। ओके नाउ यहाँ पर देखो कंप्लीट लिंकेज, ये मेथड बी है आपका, क्या है, मेथड बी। इस केस में आपको क्या करना होगा, सी merge clusters whose two farthest members have the smallest maximum distance। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने दो क्लोजेस्ट मेंबर्स का जिनकी डिस्टेंस कम हो उनको कंसीडर किया था, तभी तो हमने 10 20 के साथ इसका कंसीडर किया, फिर 20 28 के साथ किया। मतलब मैं यहाँ पर 7 10 का डिस्टेंस 20 के साथ 10 क्यों कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि 20 किसके ज्यादा क्लोज है, 10 के, तो हम यहाँ पर क्लोजेस्ट मेंबर ले रहे हैं। 20 के लिए मैंने 35 क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि दैट इज द फारदेस्ट, क्लोजेस्ट क्या है 28। तो इस केस में हम क्या करते थे, सिंगल लिंकेज में क्लोजेस्ट मेंबर को देखते थे, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें फारदेस्ट मेंबर को देखना है फॉर द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर देख लो कंप्लीट लिंकेज में आपके पास पहले तो ये मेजर हो गया, सिंपल एकदम इनिशियल स्टेज, 3 डिस्टेंस 10 डिस्टेंस 8 डिस्टेंस और 7 डिस्टेंस। सेकेंड स्टेप में हमें पता है कि पहला क्लस्टर है 7 8, तो 7 8 क्लस्टर है, 7 8 क्लस्टर के साथ अगर अब हम देखें तो फारदेस्ट क्या है 7 और 10 में, 20 के साथ, 20 के साथ फारदेस्ट कौन है, 10 है या 7 है। ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस 10 है और यहाँ पर डिस्टेंस 13 है, तो फारदेस्ट हो गया आपका 7। तो ये देखो फारदेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या आ गई 13। क्लियर है। वैसे ही आप 28 और 35 में किसके साथ देखोगे, 28 के या 35 के, 35 के, क्योंकि फारदेस्ट क्या है 35, तो 20 और 35 का फारदेस्ट हो गया 15। क्लियर है। तो मुझे अब बताओ कि किसके साथ क्लस्टर बनेगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेना, यहाँ पर सिर्फ हमने फारदेस्ट, देखो देखो पूरे एकदम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, तो टू फारदेस्ट मेंबर्स हैव द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो फारदेस्ट मेंबर सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया। अब जो डिस्टेंस यहाँ पर दोनों की कैलकुलेट हुई है उनमें से द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विल बी द क्लस्टर। तो मुझे बताओ 13 और 15 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है 13, तो 20 का क्लस्टर किसके साथ बनेगा 720 के साथ, है ना, सिंपल, दैट्स इट, दैट्स इट। तो यहाँ पर अब आपका क्लस्टर पहले देखो, ये 7 ये 20 ये 28 और 35, ठीक है, पहले इन दोनों का क्लस्टर फिर इन दोनों का क्लस्टर। अब हमारे केस में किसके साथ बन गया 20 के केस में, 20 के साथ, तो ये पहला बना, और जो फाइनल बनता है वो तो आपको करना होता है मर्ज, दैट्स इट। तो कौन से दो क्लस्टर बने 7 10 20 और 28 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोट, सिंगल एंड कंप्लीट लिंकेज गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, चूज बेस्ड ऑन व्हाट मेक्स सेंस फॉर योर डेटा। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको दोनों भी मेथड में से वो चूज करना है जो आपके डेटा के साथ सेंस कर रहा हो, यानी कि उसके साथ एकदम आपका रिलेशन मैच हो रहा हो। Okay, I hope you got it. अब use case देखो, hierarchical clustering is ideal when the application naturally has a hierarchy. Example, creating a taxonomy of species. Downside, computationally expensive for large data sets. अब ये 5 के लिए ही हमारा देखो कैलकुलेशन इतने स्टेप्स चला, तो मुझे बताओ अगर हजारों के फॉर्मेट में या हजारों के काउंट में डेटा है तो उसके लिए आपको कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो hierarchical clustering is not suitable for the large data sets. क्लियर, आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो बस इतनी चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। Okay, so I hope you understood about the linkage also in the hierarchical clustering. This were the two main topics of our particular unit, k-means clustering और hierarchical clustering, जो हमने complete कर दिया। Now let us move on to the third important topic, that is time series analysis. तो यहाँ पर देखो, suppose I ask you कि क्या हम predict कर सकते हैं कल का stock market price?
क्या हम नेक्स्ट मंथ के सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक का वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सबका आंसर क्या होने वाला है? यस, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एंड दिस प्रेडिक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज टाइम सीरीज एनालिसिस। क्लियर? अब जो ये टाइम सीरीज एनालिसिस है वो एक टाइम सीरीज डेटा पर काम करता है। सो व्हाट इज दिस टाइम सीरीज डेटा? तो ये जो टाइम सीरीज है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स रिकॉर्डेड ओवर टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, द टाइम कंपोनेंट इज द की फीचर, मतलब कि यहाँ पर टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो डेटा है वो ओवर टाइम रिकॉर्ड हुआ है, इन बिटवीन रेगुलर इंटरवल्स रिकॉर्ड हुआ है, एंड उस कलेक्शन ऑफ डेटा को बोला जाता है टाइम सीरीज। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स में हेल्थ केयर के अंदर ब्लड प्रेशर रीडिंग्स एवरी आवर, heart rate monitoring can be done. So this data is the data which can change over time, right? So यहाँ पर आपका मॉनिटर होता है, एंड यही डेटा मॉनिटरिंग का जो कलेक्शन आपके डेटा पॉइंट्स का बनता है, दैट इज नथिंग बट डे टाइम सीरीज। ओके, एनवायरमेंट के अंदर देखें तो डेली टेम्परेचर, आपका मंथली पॉपुलेशन लेवल सब मॉनिटर होता है। एग्जैक्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो डेली सेल्स, वीकली वेबसाइट ट्रैफिक सब मॉनिटर होता है। कंपनीज ट्रैक करती हैं उनके डेली सेल्स को, कंपनीज मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं, वेबसाइट का ट्रैफिक कैलकुलेट करती हैं, राइट? सोसाइटी की बात करें तो ईयरली पॉपुलेशन ग्रोथ आपका जो है वो गवर्नमेंट स्टडी करता है, बर्थ रेट्स गवर्नमेंट स्टडी करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स स्टडी करता है। तो ये सारे क्या है, आपका डेटा है जो ओवर टाइम मतलब एक मेजर करके और उसको स्टोर करके रखा गया है फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स विल मेक रिलेट टू यू टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब इस डायग्राम में देख लो, लुक केयरफुली टू दिस पर्टिकुलर ग्राफ। एक्स एक्सिस पर अगर आप देखो तो यू दिस एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट द टाइम गाइस, टाइम 2007 से लेके 2012 तक का ये डेटा है। वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट द स्टॉक मार्केट वैल्यू, अगर हम कंसीडर करें तो इस ग्राफ को। ठीक है, तो ये है स्टॉक मार्केट की वैल्यू इन वाई एक्सिस। ठीक है, 8,000, 12,000, 13,000, 18,000, ठीक है, 16,000, व्हाटएवर। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है। अब ये ग्राफ का मूवमेंट देखो, हमें सारे के सारे यहाँ पर ये पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं विच आर रिकॉर्डेड ओवर टाइम। द ग्राफ इज कंटिन्यूअसली मूविंग अप एंड डाउन। सो इसके वजह से हमें पता चल रहा है कि राइज है, मतलब कि स्टॉक मार्केट का प्राइस इस वक्त हाई है, फॉल है मतलब कि यहाँ पर कम है। एग्जैक्टली और ये क्या है, पूरा मार्केट का फ्लक्चुएशन है ओवर टाइम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो 2008 से 2009 तक अगर हम देखें तो ग्राफ जो है वो एकदम शार्पली फॉल हुआ है। एग्जैक्टली सो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका मार्केट क्रैश हुआ है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आई है कंट्री के अंदर। आफ्टर दैट इफ यू सी, आपको एक ग्रोथ दिख रहा है मार्केट वैल्यू के अंदर, ग्रेजुअली रिकवरी आपको नजर आ रही है। सो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसमें आपकी मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो जो टाइम सीरीज ग्राफ्स होते हैं, इसको टाइम सीरीज ग्राफ्स बोला जाता है। दीज ग्राफ्स विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द पास्ट ट्रेंड्स, then we can also analyze the behavior of the future data. We can predict the future values according to it. ठीक है, so this is the example of time series graph for stock market data 2007 to 2012. अब टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, तो इसका एग्जांपल आपने अभी भी देख लिया, बट लेट्स बी क्लियर। टाइम सीरीज एनालिसिस एक प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग द टाइम ऑर्डर्ड डेटा, of analyzing the time ordered data to identify trends, patterns and make future predictions या फिर forecast future values। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, रेस्टोरेंट यूज कर रहा है टाइम सीरीज डेटा को ऑफ डेली फुटफॉल, ओके, टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी स्टाफ टू शेड्यूल ऑन एनी गिवन डे। इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट ओनर हो आप, और ओनर को समझ में आना चाहिए कि डेली कस्टमर का कितना फुटफॉल है। ओके, बिजी वीकेंड्स में क्या चल रहा है, सीजनल डिमांड में क्या चल रहा है। तो यूजिंग दिस जो ओनर है वो प्रेडिक्ट कर सकता है भाई कि उसको कितने स्टाफ मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर टुमारो फॉर वीकेंड्स, है ना। तो इस केस में फॉरकास्टिंग का मतलब है आपको फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। ऑब्वियस सी बात है, उस ओनर के पास पास्ट डेटा होगा, पिछले वीकेंड का डेटा होगा, पिछले कुछ वीक डेज का डेटा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर थिंग। अब इस प्रेडिक्शन के अंदर भी आपके पास क्या होता है, कंपोनेंट्स, यहाँ पर क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग एंड क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग,
है ना। फोरकास्टिंग के अंदर भी आपके पास दो मेन टाइप्स के फोरकास्टिंग आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि भाई क्वांटिटेटिव के अगर अंदर हम बात करें तो ये क्या है, डेटा ड्रिवन है। डेटा ड्रिवन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल हिस्टोरिकल डेटा को कंसीडर किया जाएगा, यानी कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी लेस बायस बिकॉज डेफिनेटली हम मैथ्स का यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। ओके अब क्वालिटेटिव, अब इसका एक एग्जांपल समझ लो। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको प्रेडिक्ट करना है नेक्स्ट ईयर के सेल्स को। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट स्टडी द 5 years सेल्स डेटा, द प्रीवियस 5 years सेल्स डेटा, that's why you can predict the next 5 years sales. So this is how you have to do mathematical calculations for getting the next year sales data. Okay, I hope you got it. तो यहाँ पर ये less biased है because सब चीजें dependent हैं on the actual data. Okay, और calculations हो रहे हैं numerical values के अंदर. That's why the thing is less biased and you can believe more on the quantitative forecasting. सेकेंडली क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये यूज करता है एक्सपर्ट ओपिनियंस को, कस्टमर फीडबैक्स को, ह्यूमन जजमेंट्स को। ओके तो यहाँ पर पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो ये चीजों का यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। ओके फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, अब उस न्यू प्रोडक्ट का पास्ट कोई डेटा नहीं है। सिंस नो पास्ट डेटा एग्जिस्ट, कंपनीज डिपेंड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन। कोई एक्सपर्ट है, केमिकल एक्सपर्ट, आपका कोई भी एक्सपर्ट जो उस प्रोडक्ट के बारे में एक जजमेंट दे रहा है, एक फीडबैक दे रहा है, बस उसी मतलब बेसिस से पे आपका जो प्रोडक्ट है वो आगे मार्केट पे जाता है। दैट इज क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। आई होप कि आपको फोरकास्टिंग के दो टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए। ओके आई होप यू गॉट इट। डिफरेंस वगैरह आप यू कैन सी बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप इतना समझ सकते हो। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा यूज होता है, क्वालिटेटिव में ओपिनियंस का यूज होता है। क्वांटिटेटिव इज डेटा ड्रिवन, क्वालिटेटिव इज जजमेंट ड्रिवन। क्वांटिटेटिव की बात करें तो इट इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज मोर सब्जेक्टिव यू कैन से। ओके इसमें ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस का यूज होता है। दैट्स इट। ओके सो आई होप आपको टाइम सीरीज एनालिसिस का भी अच्छे से समझ में आ गया। टाइम सीरीज एनालिसिस होगा तो फोरकास्टिंग को एक्सप्लेन करना मत भूलना, एंड ये टाइम सीरीज एनालिसिस एंड ये ग्राफ एक्सप्लेन करना मत भूलना। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस, सी हर दिन अगर हम बात करें, पीपल जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट ऑनलाइन। व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स हो सकते हैं, ईमेल्स, रिव्यूज, ट्वीट्स, न्यूज आर्टिकल्स। So imagine, can a computer automatically understand कि भाई whether a review is positive or negative? कोई टॉपिक अगर आर्टिकल का है तो क्या वो बिलोंग करता है उस आर्टिकल को या नहीं? क्या कोई ईमेल स्पैम है या नहीं? ये कैसे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एनालाइज करता है, या करता भी है या नहीं? डेफिनेटली करता है, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है टेक्स्ट एनालिसिस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखो। टेक्स्ट एनालिसिस को ही टेक्स्ट माइनिंग भी बोला जाता है, तो अगर एग्जाम में टेक्स्ट माइनिंग आ जाए तो don't worry, the same thing you have to write. Text analysis is a machine learning technique that automatically extracts useful insights from unstructured text, जैसे कि emails, reviews, social media post and all। यहाँ से क्या करता है, important extract करता है, important useful insights को extract करता है ना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो हम अपने कंप्यूटर को टीच कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। भाई हिंदी समझो, इंग्लिश समझो, मराठी समझो, ठीक है। दिस इज द थिंग वी आर डूइंग विद द कंप्यूटर राइट नाउ। एंड व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब कि जो कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं है। ईमेल्स किसी फिक्स फॉर्मेट में नहीं होते, रिव्यूज, कमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, दीज आर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो इस केस में दिस इज योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके सो व्हेनेवर यू सर्च समथिंग ऑन गूगल, तो जो सर्च इंजन है वो कैसे समझता है आपके वर्ड्स को, कैसे आपको रेलिवेंट रिजल्ट्स दे रहा होता है, दैट इज वेयर योर टेक्स्ट एनालिसिस कम्स इनटू एक्शन। ओके नाउ यहाँ पर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होती है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग यानी कि बिफोर एनालाइजिंग टेक्स्ट वी मस्ट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज इट, है ना। पहले एनालाइज करने से पहले उसको सही फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है, एंड दैट फॉर्मेट में लेके आने वाला प्रोसेस इज योर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, अब व्हाई प्री प्रोसेसिंग इज नीडेड, तो हमेशा याद रखो जो रॉ टेक्स्ट होता है उसमें अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं। ओके अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, आपके स्पेलिंग वेरिएशंस हो सकते हैं, आपकी अनवांटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो क्लीनिंग विल डेफिनेटली इंप्रूव योर एनालिसिस एक्यूरेसी, है ना। अब कॉमन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की कुछ टेक्निक्स हैं।
सबसे पहले है टॉपिक एनालिसिस। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं हम द मेन टॉपिक और थीम ऑफ टेक्स्ट। समझ में आ रही है बात? जो आपका मतलब बेसिक टॉपिक है वो एनालाइज किया जाता है। वी कैटेगराइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट इनटू टॉपिक्स और थीम्स, है ना। जैसे कि न्यूज आर्टिकल्स हो गए, दे कैन रिप्रेजेंट कैटेगरीज लाइक कि भाई ये न्यूज स्पोर्ट्स की है, यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहाँ एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, या टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो टॉपिक के फॉर्मेट में कैटेगराइज करने को भी एक प्री प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो दैट इज नथिंग बट टॉपिक एनालिसिस। फाइन। सेकेंडली इज योर सेंटिमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है इमोशंस को या ओपिनियंस को इन द टेक्स्ट, कि भाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिटेक्ट एनीथिंग लाइक अगर ये फीडबैक है या रिव्यूज है किसी प्रोडक्ट के, तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, दैट इज नथिंग बट योर सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, नाउ इंटेंट डिटेक्शन की अगर हम बात करें, सो दिस विल आइडेंटिफाई द गोल और पर्पस बिहाइंड द टेक्स्ट, है ना। कि भाई बाय करना चाहिए, अनसब्सक्राइब करना चाहिए, या यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, मतलब बाय नाउ है तो मतलब इसका परचेज वाला इंटेंट है ना। अगर किसी भी आर्टिकल के अंदर बाय नाउ लिखा है मतलब कि इसका इंटेंशन क्या है, परचेज करवाना। हाउ टू अनसब्सक्राइब मतलब कि यहाँ पर क्या है, बेसिकली सपोर्ट का इंटेंट है, यानी कैन यू आस्क अ क्वेश्चन, बेसिकली असिस्टेंस का यहाँ पर कुछ इंटेंट हो सकता है। तो यहाँ पर इंटेंट डिटेक्शन होगा। देन लैंग्वेज क्लासिफिकेशन के अंदर यू विल आइडेंटिफाई विच लैंग्वेज द टेक्स्ट इज रिटन इन। भाई इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, फ्रेंच में। ओके, सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कॉमन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स: टॉपिक एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, इंटेंट डिटेक्शन एंड लैंग्वेज क्लासिफिकेशन। क्लियर? अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो दिस कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पैम फिल्टरिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड चैटबॉट्स एंड ऑल। ठीक है, अब now comes one of the most important concept in text analysis, that is TF-IDF। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है TF-IDF, यानी टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर TF-IDF क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली इतना समझ लो कि कोई डॉक्यूमेंट है ना, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें काफी सारे वर्ड्स हैं आपके पास। सो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको यूज होता है, दैट इज योर TF-IDF। ठीक है, तो अ वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कैन बी आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट वेज। मतलब कि एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है इफ इट अपीयर्स मेनी टाइम्स इन वन डॉक्यूमेंट, बट it can also think we can also think in such way कि it does not appear frequently in all documents, right? सो सिंपल चीज आपको समझ में आ गई। क्या समझने बोला, 2 कंडीशन हो सकती है, यानी कि एक वर्ड इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो वो एक डॉक्यूमेंट में बहुत बार अपीयर कर रहा है, या फिर वो काफी मतलब ज्यादा बार अपीयर नहीं कर रहा है इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। दोनों भी कंडीशन होती है। फाइन। अब यहाँ पर सपोज एक वर्ड है, लेट सपोज एक वर्ड है बग नाम का, ठीक है, ये वर्ड है। ओके, इट अपीयर्स मेनी टाइम्स इन अ टेक्निकल सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सो ये वर्ड क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे कि द हो गया, इज हो गया, एंड हो गया, ये भी तो वर्ड्स हैं, ये भी हर हर जगह पे अपीयर करते हैं। सो देयर इंपॉर्टेंस लेवल इज नॉट एज दिस पर्टिकुलर, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस लेवल ज्यादा है और ये तो कॉमनली अपीयर होने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस कम है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द टर्म फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, एंड यही चीज मैंने आपको यहाँ पर ये वाला एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया। अब ये फॉर्मूला देखो, ये जो TF-IDF है, TF-IDF यानी कि TF into IDF इसको बोला जाता है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो ये TF-IDF का फॉर्मूला है, एंड यहाँ पर यू कैन सी TF इन TD एंड IDF into TD। सो बेसिकली क्या है ये, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। TF-IDF यानी कि आप TF का फॉर्मूला और IDF का फॉर्मूला को कंबाइन करके लिखते हो। तो सबसे पहले TF का फॉर्मूला देख लो, ये है फर्स्ट TF का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, तो TF के अंदर आपके पास TD है। ये क्या है, हाउ, TF का मतलब है कि हाउ फ्रीक्वेंटली अ वर्ड अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट, है ना। अगर एक वर्ड है वो काफी बार अपीयर कर रहा है तो TF वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि log of 1 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ T कॉमा D। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा समझो कि अगर कोई वर्ड बहुत बार डॉक्यूमेंट में अपीयर कर रहा है तो उसकी TF वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है आपका IDF मेजर करता है कि वो वर्ड कितना रेयरली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में अपीयर करेगा। ठीक है, कितना रेयरली वो डॉक्यूमेंट्स में आपके अपीयर करेगा। तो IDF का फॉर्मूला लॉग ऑफ n बाय काउंट एंड d, आप सबसेट ऑफ d कह सकते हैं, यहाँ पे t सबसेट ऑफ d कह सकते हो। सो इट इज नॉट स्पेशल वर्ड। ओके, वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो, एंड दैट्स इट। देखो आपको इतना कुछ फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये याद रख सकते हो कि TF-IDF क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके TF और IDF के फॉर्मूले का। ठीक है, तो जो TF-IDF है ये आपको एक हाई स्कोर देता है टू वर्ड्स दैट आर फ्रीक्वेंट इन वन डॉक्यूमेंट एंड रेयर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये याद रखो, यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देती हूँ, फ्रीक्वेंट इन वन डॉक्यूमेंट। ओके,
एंड यहाँ पर आता है आपका रेयर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए अगर आप देखो यहाँ पर स्मॉल डी का यूज हुआ है एंड यहाँ पे कैपिटल डी का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है एंड यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। क्लियर है? इमेजिन करो क्लासरूम है, अगर हर एक स्टूडेंट गुड मॉर्निंग बोलेगा, सो देन दोज वर्ड्स आर नॉट यूनिक, but if only one student repeatedly talks about something like for example कोई सब्जेक्ट की artificial intelligence, so ये जो टॉपिक है it becomes important for identifying that students, है ना, कि अगर एक चीज के बारे में बात हो रही है एंड वो रेयरली बात हो रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी rather than the word which is most frequently used. Okay, now देखो यहाँ पर इसका पूरा है, लाइक मैंने ये जो है ना इसके टर्म्स की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। टर्म फ्रीक्वेंसी लॉग 1 प्लस नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। आईडीएफ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी लॉग होता है टोटल डॉक्स, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द वर्ड, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द वर्ड, बस टीएफ आईडीएफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। हायर स्कोर उतना ज्यादा मोर रेलिवेंट द वर्ड इज, ओके। एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं आपके टीएफ आईडीएफ के, तो सबसे पहला हो सकता है इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी कि जो सर्च इंजिन है वो टीएफ आईडीएफ का यूज करते हैं टू रैंक सर्च रिजल्ट्स, है ना, कि कौन सा फर्स्ट दिखाना चाहिए, सेकंड, थर्ड, तो ऐसे आपका रैंक की जाती है। ओके, इफ यू सर्च पाइथन बग फिक्स, तो डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर पाइथन बग फिक्स होगा वो सब आपके रैंक किए जाएंगे इन द सर्च इंजिन। क्लियर? कीवर्ड एक्सट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो टीएफ आईडीएफ की वजह से यू कैन आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, है ना, जैसे अगर मेडिकल आर्टिकल है तो उसके अंदर कैंसर, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सारे जो वर्ड्स हैं दे कैन गेट हाई टीएफ आईडीएफ स्कोर्स बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट इन दैट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये कीवर्ड्स भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। क्लियर? सो आई होप यू गॉट दिस थिंग एंड या डेफिनेटली दिस वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट, तो टीएफ आईडीएफ आपने अच्छे से समझ लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एसएनए, दैट इज सोशल नेटवर्क एनालिसिस। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, अब यहाँ पर देखो हमेशा हर दिन हम क्या यूज करते हैं, अपना सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, ट्विटर, आप सबको सोशल मीडियाज पता है। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डज इंफॉर्मेशन स्प्रेड so fast in this particular thing? सोशल मीडिया में चीजें वायरल कितनी ज्यादा क्यों हो जाती है, और हाउ डू इन्फ्लुएंसर्स बिकम पॉपुलर, या फिर हाउ डज वन वायरल पोस्ट रीचेस मिलियंस, बिकॉज आपका सोशल नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस के वजह से, सोशल नेटवर्क देखो याद रखो जो सोशल नेटवर्क है इट इज मेड अप ऑफ नोड्स, है ना, जो हमने ग्राफ्स वगैरह में पढ़े है ना नोड्स, तो वो नोड्स हैं, वो नोड्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पीपल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड लिंक्स। तो हमेशा याद रखो सोशल नेटवर्क दो चीजों से बना हुआ है, नोड्स एंड लिंक्स। ओके, नोड्स एंड लिंक्स, बस इन दो चीजों को याद रखो। नोड्स के अंदर आपके लोग आ जाते हैं, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, और लिंक्स के अंदर रिलेशनशिप आ जाती है, मतलब कि जो फ्रेंडशिप है, कम्युनिकेशन है एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, ये सारी चीजें आपकी लिंक के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इमेजिन करो व्हाट्सएप का आपका कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, है ना, एंड यू आर कनेक्टेड टू योर फ्रेंड्स आर कनेक्टेड टू अदर्स एंड इंफॉर्मेशन कीप्स फ्लोइंग एंड दैट एंटायर स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ सोशल नेटवर्क। क्लियर है? आई होप कि आपको आइडिया आ गया कि एग्जैक्टली सोशल नेटवर्क क्या है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस की बात की जाए तो इट इज अ टूल फॉर मैपिंग नेटवर्क्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज थ्रू अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इससे हम समझ पाते हैं, एसएनए से वी कैन अंडरस्टैंड who is connected to whom, who is most influential and how information is spread. Okay, the main focus अगर हम बात करें तो it is on the structure of relationships, structure of relationships। अब क्या क्या हमारा एसएनए आइडेंटिफाई कर सकता है, हु आर द की इंफॉर्मेशन हब्स इन द नेटवर्क, तो एसएनए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द नेटवर्क, जो कि लोग ज्यादा हो जिनको पसंद करते हैं। देन हाउ क्विकली इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स बिटवीन द मेंबर्स। ओके, जैसे कि एसएनए की वजह से वी कैन एनालाइज कि कितनी ज्यादा फास्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो सकती है अक्रॉस द नेटवर्क। ओके, जैसे कि कोई न्यूज है, कोई पोस्ट है जो वायरल हो जाती है, विच कैन गेट वायरल विद इन मिनट्स, सो दैट स्पीड इज calculated over here. Then formal and informal communication channels, तो basically organizations के पास official as well as unofficial communication channels होते हैं, तो SNA दोनों को मैप करने के लिए helpful है। Okay, within any network individuals share information with those who have similar interests. As the network grows it includes outside contacts too, so SNA maps all these connections. Okay, so जो लोग हैं, like अगर हम लोग सिंपल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें SNA की, तो जो सोशल मीडिया एनालिसिस है उसमें यूज होता
होता है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होता है। अगर मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो फ्रॉड डिटेक्शन है, सस्पिशियस नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन है, उसके अंदर आपका हेल्पफुल है। देन हेल्थ केयर के अंदर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज स्प्रेड एनालिसिस के लिए आपका एसएनए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। एसएनए के अंदर आप दो चीजें याद रखो, पहले तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या है आपका, इसके अंदर आप ऐसा समझो कि ये नोड्स हैं जो कि पीपल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। लिंक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक्स रिलेशनशिप या फिर इंफॉर्मेशन फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। एसएनए को यूज करने का पर्पस बस एक ही है कि हम नेटवर्क रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर पाए एंड इंफॉर्मेशन फ्लो को कंसिडर कर पाए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एंड याद इतना सही ये आपका टॉपिक था। नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स। तो बेसिकली सपोज कोई कंपनी है एंड इट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक कि उसमें सेल्स बहुत कम हो रही हैं एंड कस्टमर्स का जो सेटिस्फैक्शन है वो काफी पुअर है एंड जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी डिलेड है एंड काफी कम्युनिकेशन गैप्स है। तो ये कैसे पता चलता है, हु स्टडीज दीज प्रॉब्लम्स और सजेस्ट सॉल्यूशंस। सो द एनालिस्ट इज कॉल्ड एज द बिजनेस एनालिस्ट ओवर हियर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखो कि बिजनेस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस नीड्स एंड फाइंडिंग सोल्यूशन। बस बिजनेस के क्या नीड है एंड उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए टू बिजनेस प्रॉब्लम्स यूजिंग डिफाइंड सेट ऑफ टास्क एंड टेक्निक्स। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, बिजनेस प्रॉब्लम्स को टेक्निकल सोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाते हो। ओके, तो मेन गोल क्या होने वाला है बिजनेस एनालिसिस का, मेन गोल यही है कि आपकी जो मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव हो, उसमें जो प्रॉफिट है वो आपका ज्यादा हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो एंड एट द एंड बिजनेस का ग्रोथ हो रहा हो। ओके, नाउ अब ये बिजनेस एनालिस्ट होता क्या है, हु इज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो अ बिजनेस एनालिस्ट इज अ समवन who studies an organization's business processes or systems and documents them, and they bridge the gap between the business stakeholders and the technical development team, है ना। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस एनालिस्ट क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन द बिजनेस पीपल एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन को नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या फिर इंटरनल टेक्निकल काम क्या हो रहा है, तो इनके बीच में जो ट्रांसलेटर है वो आपका बन जाता है बिजनेस एनालिस्ट। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई है। नाउ व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस नीड बिजनेस एनालिस्ट। अब क्या क्या मतलब क्यों ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत है, तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, है ना, वो पूरी कंपनी कैसे काम करती है, ये आपका जो बीए है दैट इज योर बिजनेस एनालिस्ट वो स्टडी करता है। सेकेंडली वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को कि करंट क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये कौन सी इनएफिशिएंसीज हैं या फिर कहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है। देन कॉमन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यानी बेसिकली जो बिजनेस एनालिस्ट है वो इंश्योर करता है कि जो कस्टमर्स हैं, आपके यूजर्स हैं, डेवलपर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, बेसिकली दे विल अंडरस्टैंड द सेम प्रोजेक्ट गोल्स, है ना। ऐसा नहीं हो कि एक प्रोजेक्ट का गोल किसी कस्टमर के दिमाग में अलग चल रहा है, यूजर के दिमाग में अलग चल रहा है, डेवलपर के दिमाग में अलग चल रहा है। सेम थिंग मस्ट बी लाइक डिवाइडेड इनटू ऑल ऑफ द पीपल। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ऑन साइट टीम है एंड यहाँ पर ऑफ शोर टीम है, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। दिस इज द डायग्राम ऑफ बीए एज द लिंक between on-site and offshore teams. So basically यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें, दिस रिप्रेजेंट क्लाइंट साइड और ऑन साइट टीम। यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर, प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस यूजर्स हैं, टेक्निकल यूजर्स हैं। तो ये सारे पीपल हैं जो डिफाइन करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिफाइन करने का काम यहाँ पर आपके ये लोग कर रहे होते हैं। ऑफशोर टीम की बात करें यानी कि ये है आपकी डेवलपमेंट टीम। कौन है ये, आपकी डेवलपमेंट टीम है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके कौन कौन है, तो देख लो, आपका डिलीवरी हेड है, प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाते हैं, एंगेजमेंट डायरेक्टर आप बोल सकते हो इनको, क्यूए मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्यूए एनालिस्ट के अंदर टेस्ट इंजीनियर। सो ये सारे लोग हैं जो डेवलप और टेस्ट करते हैं आपके सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सो यहाँ पर जो लिंक का काम है, जो बिजनेस एनालिस्ट है, इट एक्ट एज द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन बोथ द टीम्स। तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग ब्रिज का काम है वो कौन कर रहा होता है, आपका बीए, दैट इज योर बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर, आई होप यू गॉट दिस थिंग। अब आईटी बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या है, आईटी बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या है, ये अच्छे से समझ लो। इमेजिन करो यू आर बिल्डिंग अ ह्यूज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो मुझे बताओ क्या हो सकता है, क्लाइंट जो है वो एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है, डेवलपर्स उसको कुछ और ही वे में समझ रहे हैं, टेस्टर्स कुछ और ही टेस्ट कर रहे हैं, अलग ही फीचर को टेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूजन होगा, डिले होगा, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे नीड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज योर आईटी बिजनेस एनालिस्ट। ये जो बिजनेस एनालिस्ट है
है इट डज नॉट डायरेक्टली राइट कोड, ये याद रखो। इंस्टेड ये मेक श्योर करता है कि राइट प्रॉब्लम समझ में आई है सबको, राइट रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हुई हैं एंड राइट सोल्यूशन डिलीवर हुआ है। क्लियर है? अब बीए की रोल साइकिल अगर हम देखें बेसिकली यहाँ पर, तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सबसे पहले यू डिफाइन द स्कोप, डिफाइन एंड स्कोप द बिजनेस एरियाज। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बीए है दैट इज जो बिजनेस एनालिस्ट, वो सबसे पहले खुद समझ रहा है कि बिजनेस का गोल क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत है, करंट प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपिंग वेबसाइट है एंड इट इज फेसिंग स्लो डिलीवरी इश्यूज, तो जो बिजनेस एनालिस्ट है वो सबसे पहले क्या समझेगा, क्या स्टडी करेगा कि कहाँ डिले हो रहा है, एग्जैक्ट कौन सी लोकेशंस पर डिले हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हैं। क्लियर है? स्कोप का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब है व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। तो बस ये सारी चीजों का यहाँ पर आपका जो बीए है दैट इज अ बिजनेस एनालिस्ट वो यहाँ पर स्टडी करता है। सेकेंडली यू हैव एलिसिट रिक्वायरमेंट्स। एलिसिट का मतलब क्या है, एलिसिट, एलिसिट मीन्स टू गैदर और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो बिजनेस एनालिस्ट है वो यहाँ पर क्या करता है, वो क्लाइंट से, यूजर्स से, मैनेजर्स से, स्टैक होल्डर्स से बात करता है और क्या गैदर करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है भाई, क्या जरूरत है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सारी चीजें गैदर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोल सकता है वी वांट ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑर्डर ट्रैकिंग फीचर्स की हमें जरूरत है, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करने का काम करेगा। तो ये स्टेप अप 2 के अंदर आपका हो रहा होता है। देन स्टेप 3 की बात करें दैट इज एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स जो है हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, एनालाइज्ड और डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो समटाइम्स जो क्लाइंट्स हैं दे कैन एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स, लाइक वो बोल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक क्लियर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट उस चीज का प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो क्लाइंट ने बोल दिया है उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम आपके बिजनेस एनालिस्ट का है। ठीक है? सो आई होप यू गॉट दिस थिंग नाउ। स्टेप 4 के अंदर क्या है, कम्युनिकेट रिक्वायरमेंट्स। अब जो आपका बिजनेस एनालिस्ट है वो कम्युनिकेट करेगा रिक्वायरमेंट्स को टू द टेक्निकल टीम्स। इसके अंदर डेवलपर्स हो सकते हैं, टेस्टर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं। तो मेन गोल यहाँ पर ये होता है कि जो हर एक डेवलपर है उसको प्रोजेक्ट करेक्टली समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि बीए यानी बिजनेस एनालिस्ट आपके कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा होता है। ठीक है? देन यू हैव आइडेंटिफाई सोल्यूशन। मतलब अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स, जो बिजनेस एनालिस्ट है इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द बेस्ट टेक्निकल सोल्यूशन फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल आप लाइक चूज करो कि मोबाइल ऐप होना चाहिए, वेब ऐप होना चाहिए, क्लाउड सोल्यूशन होना चाहिए या एआई बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए, है ना? तो दिस इज हाउ इट द थिंग्स वर्क। आई होप यू गॉट द थिंग नाउ। द लास्ट थिंग इज वेरीफाई द सोल्यूशन मीट्स द रिक्वायरमेंट। मतलब अब फाइनली जो बिजनेस एनालिस्ट है वो चेक करेगा वेदर द डेवलप्ड सिस्टम इज करेक्ट, एक्चुअली वो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट वेरीफाइड बाय द बिजनेस एनालिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था ऑनलाइन पेमेंट फीचर, तो जो बिजनेस एनालिस्ट है वो वेरीफाई करेगा कि पेमेंट जो है वो करेक्टली वर्क कर रही है या नहीं, सिक्योरिटी प्रॉपर है या नहीं, एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई हुई है या नहीं। ओके, एंड वंस द वेरिफिकेशन इज कंप्लीट न्यू इंप्रूवमेंट्स एंड चेंजेस में अराइज, एंड ऐसे ही आपकी साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो बिजनेस एनालिस्ट का यही रोल है, कंटिन्यूअसली एंड आइटरेटिवली इन वर्क को करते रहना। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग, आई होप यू गॉट दिस थिंग। द थिंग्स आर वेरी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। या यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है डिफाइन स्कोप, एंड ये सारे 6 स्टेप्स हैं जो आप एक बार पढ़ सकते हो। ओके, नाउ द मॉडल इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन पार्ट। ठीक है? मॉडल इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन पार्ट पे आ जाते हैं। नाउ सपोज आपने कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड किया फॉर लाइक एग्जांपल डिजीज प्रेडिक्शन के लिए, स्पैम डिटेक्शन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, या फिर एग्जाम रिजल्ट प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हाउ डू वी नो वेदर जो मॉडल आपने क्रिएट किया है वो एक्चुअली सही है या नहीं, एक्चुअली उसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मॉडल इवैल्यूएशन, जिसमें हम देखते हैं भाई कि हमारा जो मॉडल है वो कितना परसेंट एक्यूरेटली काम कर रहा है। ओके, तो मॉडल इवैल्यूएशन का मतलब आपको समझ में आ गया। सी आफ्टर ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग model we must evaluate how well it performs on new or unseen data. This is called as model evaluation. देखो हमेशा याद रखो, हम जो डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ परसेंट, लाइक जो मेजर थिंग है 80% टेस्ट ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, 20% टेस्टिंग के लिए डेटा सेट दिया जाता है। तो ये जो 20% है ये कभी भी मॉडल को दिखाया नहीं जाता। ये जब ट्रेन हो जाता है मॉडल थ्रू द 80% ऑफ डेटा, तब 20% में से डेटा को लिया जाता है टू टेस्ट इट, टू टेस्ट द पर्टिकुलर मॉडल, एंड अगर वो सही निकलता है तो उस अकॉर्डिंग
आपकी जो मॉडल इवेल्युएशन है वो हो रहा होता है। तो ये यही बोल रहा है कि वी मस्ट इवेल्युएट हाउ वेल इट परफॉर्म्स ऑन न्यू और अनसीन डेटा, एंड इसी चीज को बोला जाता है मॉडल इवेल्युएशन। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में बात करें तो एक परफेक्ट 100% एक्यूरेट मॉडल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कभी भी आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दैट इज इम्पॉसिबल। एंड इसी के लिए हमारे पास मेट्रिक्स होने चाहिए दैट टेल्स अस नॉट जस्ट हाउ रॉन्ग द मॉडल इज, बट इन व्हाट वे इट इज रॉन्ग। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। नाउ मेट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो इनको बहुत अच्छे से समझो, डेफिनेटली आपको ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो देखो सबसे पहला होता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का फॉर्मूला है ओवरऑल परसेंट ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस, ओवरऑल परसेंट ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस। तो बेसिकली जो करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेडिक्शंस को बोला जाता है एक्यूरेसी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। प्रेसिजन की बात करें तो प्रेसिजन के अंदर जो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑफ ऑल द प्रेडिक्टिव पॉजिटिव्स हाउ मेनी आर एक्चुअली पॉजिटिव। मतलब जितने सपोज ईमेल स्पैम डिटेक्टर है, उसने मार्क किया कि भाई 100 ईमेल्स जो है वो स्पैम है, लेकिन असल में 80 ईमेल्स ही स्पैम थे। तो यहाँ पर प्रेसिजन हो जाएगा 80 on 100 कि भाई उसने प्रेडिक्ट किया कि 100 स्पैम है, लेकिन स्पैम तो 80 है असल में। तो ये होता है प्रेसिजन गाइस। ओके, आई होप यू गॉट दिस थिंग। जो प्रेसिजन है वो किस चीज पे फोकस करता है, कितने फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव्स को अवॉइड करने का काम यहाँ पर प्रेसिजन का होता है। अब रिकॉल के बारे में बात करें तो देखो ये टीपी और टीपी एफपी मैं बता रही हूँ, ये ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव होता है, फॉल्स नेगेटिव होता है। ये बहुत इजी वे में अभी नेक्स्ट एक डायग्राम है उससे आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए जस्ट फॉर्मूला समझ लो, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव होता है ना। ना अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है रिकॉल। रिकॉल के अंदर सिर्फ ये फॉल्स पॉजिटिव की जगह फॉल्स नेगेटिव आ जाता है। मतलब आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मेनी डिड द मॉडल कैच। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डिजीज डिटेक्शन वाली चीज में अगर आपका मॉडल है, रिकॉल आपको बताएगा कि कितने एक्चुअल सिक पेशेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे गए। ओके, कितने एक्चुअल पेशेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करा गया। तो रिकॉल जो है वो फोकस करता है ऑन फॉल्स नेगेटिव्स, ये याद रखो। यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव्स पे फोकस है, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव्स पर फोकस है। ठीक है, अब F1 स्कोर है आपके पास। F1 स्कोर होता है 2 into P into R अपॉन P plus R। ओके, अब यहाँ पर जो है F1 स्कोर क्या बैलेंस करता है, आपके प्रेसिजन को और रिकॉल को बैलेंस करने का काम करता है। इट इज यूज्ड व्हेन बोथ द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स मैटर। समझ में आ गई बात? जब दोनों चीजें मैटर करती हैं उस केस में आपका F1 स्कोर यहाँ पर यूज किया जाता है। एंड इट इज 2 into प्रेसिजन into रिकॉल अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल। क्लियर? अब कप्पा होता है। कप्पा इज व्हाट? कप्पा यहाँ पर देखो तो ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय 1 माइनस एक्सपेक्टेड। समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल समझो, एकदम सिंपल। कप्पा क्या करता है? कंपेयर करता है मॉडल एक्यूरेसी को विद द रैंडम गेसिंग। इफ मॉडल परफॉर्म्स मच बेटर देन द रैंडम चांस, तो कप्पा वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है। क्लियर? देन एमसीसी है, दैट इज मैथ्यूज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अनलाइक एक्यूरेसी, जो एमसीसी है वो कंसीडर करता है चारों भी आउटकम्स, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो इन चारों को कंसीडर करता है एंड एमसीसी वर्क करता है वेरी वेल फॉर द इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं। इनको आपको अच्छे से इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं एंड इनको बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपने कई बार देखा होगा, इसको आज अच्छे से समझ ही लो, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है ये एक टेबल फॉर्मेट में होता है एंड इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस के अंदर मेजरली हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज कर रहे होते हैं। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे रोज है, कॉलम्स है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में जो रोज है ना, रोज रिप्रेजेंट कर रही है प्रेडिक्टेड वैल्यूज को। रोज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेडिक्टेड वैल्यूज। और जो कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यूज। तो ये है आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज। ठीक है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, और ये जो है कॉलम के अंदर ये है आपकी एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव क्या लिखा है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझो। ये है आपका ट्रू पॉजिटिव, यानी मॉडल जो है ये इनको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है एंड दे आर एक्चुअली पॉजिटिव एज वेल, है ना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव का। देखो इसको फनी वे में ले लो, बहुत ज्यादा सिंपल से, आप इसको हमेशा याद रखो, आपको चीजें याद रहेगी। अगर किसी लेडी को डॉक्टर बोल रही है लाइक यू आर प्रेग्नेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू पॉजिटिव बात है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, राइट। वही चीज अगर किसी मतलब मेन को बोल रहे हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, इट इज द लाइक
इम्पॉसिबल थिंग, राइट? सो इट इज फॉल्स, लेकिन वो पॉजिटिव है क्यों? ही इज टेलिंग कि भाई यू आर प्रेग्नेंट, मतलब पॉजिटिव चीज बोल रहा है लेकिन किसी गलत बंदे को बोल रहा है, फॉल्स पॉजिटिव है ना? अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रही है भाई कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो ये नॉट आ गया मतलब कि ये नेगेटिव है, ये अच्छी नहीं लग रही है बात, लेकिन वो सही इंसान से बोल रही है, सही इंसान से बोल रही है, तो दिस इज योर फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब ट्रू नेगेटिव की बात करें कि भाई इसको सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, यू आर नॉट प्रेग्नेंट, क्यों भाई तू तू मैन है, राइट? यू आर नॉट, नॉट है मतलब कि नेगेटिव है, और सही बात कर रहा है मतलब कि ट्रू है। क्लियर? क्लियर? इस वाले डायग्राम को हमेशा अपने लाइफ में याद रखो ताकि आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कभी कंफ्यूज ना हो। बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। ओके, तो यही है यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, हमेशा याद रखो ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, फर्स्ट वाला ट्रू से स्टार्ट होता है, सेकंड वाला फॉल्स से स्टार्ट होता है। क्लियर है बात? क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल। सी अब ये प्रॉपर डेफिनेशन देख लो क्योंकि एग्जाम में आप यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट प्रेग्नेंट पार्ट। सी ट्रू पॉजिटिव के अंदर मॉडल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव एंड इट वाज एक्चुअली पॉजिटिव, है ना? कि एक मैंगो है भाई, वो स्वीट है एंड हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई वो स्वीट ही है ना? तो मैंगो स्वीट ही होना चाहिए, सही बात है, तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग। नाउ मॉडल प्रेडिक्टेड नेगेटिव एंड इट वाज एक्चुअली नेगेटिव, है ना? सो दिस इज आल्सो द थिंग। फॉल्स पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया लेकिन इट वाज एक्चुअली नेगेटिव। ओके, फॉल्स नेगेटिव के अंदर मॉडल ने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया बट इट वाज एक्चुअली पॉजिटिव। बहुत ज्यादा सिंपल, एंड इसी को टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर भी बोला जाता है। टर्म्स याद रखो, काफी सारे टर्म्स होते हैं मशीन लर्निंग में। Okay, I hope you got this thing. Now recall, precision and accuracy के जो formulas हैं, यही सारे formulas I have given you in the diagram as well. ठीक है? Now AUC ROC कर्व के बारे में बात करते हैं। AUC ROC कर्व के बारे में काफी बार आपने सुना होगा। तो यहाँ पर अगेन यही मतलब मशीन लर्निंग मॉडल जो प्रेडिक्ट करता है कि वेदर अ पेशेंट हैज कैंसर या फिर वेदर कोई ईमेल है वो स्पैम है या फिर कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉड है। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होना चाहिए था कि हाउ गुड इज द मॉडल एट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव केसेस। तो इस केस में हम लोग ROC कर्व एंड AUC का यूज करते हैं। तो जो ROC कर्व है, ROC स्टैंड्स फॉर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ROC कर्व होता है ना, ये एक ग्राफ है which is used to evaluate classification model performance at different threshold values। different threshold values के ऊपर आपकी जो है ना क्लासिफिकेशन मॉडल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम ROC कर्व का है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये क्या दिखाता है? इट शोज हाउ वेल द मॉडल सेपरेट्स द पॉजिटिव केसेस एंड द नेगेटिव केसेस। फॉर एग्जांपल एक गुड मॉडल है एंड इट शुड करेक्टली आइडेंटिफाई द पॉजिटिव्स व्हाइल मिनिमाइजिंग द फॉल्स अलार्म्स। फाइन, तो यहाँ पर अगर आप ROC कर्व के बारे में बात करो, ROC कर्व के बारे में बात करो, तो आपका जो एक्स एक्सिस है उसमें होते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेट, जिसको FPR बोला जाता है। क्या है? फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव रेट का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो ये होता है फॉल्स पॉजिटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये याद रखो, सिर्फ एक जगह ट्रू नेगेटिव है एंड यहाँ पर दोनों भी जगह फॉल्स पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है? फॉल्स पॉजिटिव, तो दोनों जगह ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव होगा एंड यहाँ पर उसका उल्टा, फॉल्स का उल्टा ट्रू एंड पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। वैसे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। वैसे ही TPR का फॉर्मूला भी बन जाता है आपका। यहाँ पर आपका TP है, यहाँ पर भी आपका TP होगा, यहाँ पर प्लस करोगे एंड फॉल्स नेगेटिव, यानी कि इनका उल्टा। दैट्स इट। इतने सिंपल लैंग्वेज में यू वेट यहाँ पर TP या TP प्लस FN, या एग्जैक्टली यू कैन राइट द सेम। ओके, सो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। FP और TP वाली यही यूज करना है, इन चीज को याद रख लेना। ठीक है, FPR और TPR का मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पर जो FPR है ये बताता है आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल नेगेटिव केसेस कितने जो थे वो रॉन्गली प्रेडिक्ट हुए थे एज पॉजिटिव, है ना? कितने नेगेटिव थे एक्चुअली में एंड उनको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया गया था, दैट इज योर FPR, है ना? एंड जितना ज्यादा कम आपका FPR होगा उतना ही ज्यादा वो बेटर होगा, बिकॉज वी वांट फ्यूअर फॉल्स अलार्म्स। हमारे पास कम गलतियां होनी चाहिए, राइट? वाई एक्सिस में आपके पास है ट्रू पॉजिटिव रेट, दैट इज TPR, है ना? तो आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव केसेस कितनों को करेक्ट आइडेंटिफाई किया, दैट इज योर TPR, है ना? कितना, अगेन इसको आप सेम एज अ रिकॉल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो FPR और TPR ये आपकी चीजें हैं। अब जो ROC कर्व है, यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो डैश्ड डायगोनल लाइन है, ये जो डैश्ड डायगोनल लाइन है आपकी, दिस इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग द रैंडम गेसिंग। ओके, ये क्या है? आपकी रैंडम गेसिंग वाली लाइन है ना? यहाँ पर जो मॉडल है इट डजंट हैव एनी इंटेलिजेंस। ओके, अब ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन ROC कर्व जो है, दिस इज योर ROC कर्व एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्चुअल मॉडल के परफॉर्मेंस को। ठीक है, एंड याद रखो जितना ज्यादा क्लोज ये कर्व होगा विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उतना ही ज्यादा मॉडल बेटर होगा। जितना ज्यादा ये वाली जो लाइन है ना, ये इस वाली लाइन की क्लोज होगी, उतना ज्यादा मॉडल आपका अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा से सही बात है कि TPR आपका जो है वो हाई होगा और फॉल्स पॉजिटिव आपका लो होगा। तो यही बात है कि आपका जो
जो मॉडल है वो ज्यादा अच्छा यहाँ पर कहलाया जाएगा। नाउ व्हाट इज AUC, देखो ये आपका FPR का फॉर्मूला है, FPR का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर आपको AUC के बारे में बता रही थी। AUC, सो AUC क्या है? AUC is nothing but area under curve. What is it? Area under curve. तो यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा शेडेड रीजन है अंडर द ROC कर्व, दिस इज कॉल्ड एज AUC। एंड AUC वैल्यू जो है वो 0 and 1 के बीच में ही रेंज करती है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। जो AUC की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आपकी होती है। एंड हमेशा याद रखो 1 का मतलब है, 1 का मतलब है कि परफेक्ट है आपका मॉडल। 0.9 अगर AUC का स्कोर आया है तो एक्सलेंट, 0.8 है तो ठीक है, गुड, 0.5 है तो रैंडम गेसिंग है, एंड लेस देन 0.5 इज योर पुअर मॉडल। क्लियर? तो जितनी ज्यादा AUC की वैल्यू उतना मॉडल आपका बेटर होता है। इमेजिन करो कि टीचर है वो सेपरेट कर रही है पास्ड स्टूडेंट्स को और फेल्ड स्टूडेंट्स को, तो एक गुड टीचर वो होगी ना जो कि आइडेंटिफाई करेगी दोनों भी ग्रुप्स को करेक्टली। तो ROC क्या करेगा? चेक करेगा हाउ वेल द मॉडल सेपरेट्स लाइक बोथ द पास्ड एंड द फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर FPR का फॉर्मूला आई वाज डिस्कसिंग 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी यानी कि आपकी वही क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा था रिकॉल, ठीक है, रिकॉल। क्लियर है? 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, एंड इसी का ये फॉर्मूला है जो आप अच्छे से याद रख सकते हो, मैंने इसकी ट्रिक आपको दे दी है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ यहाँ पर एल्बो प्लॉट का यूज हुआ है। अब एल्बो प्लॉट क्यों आया? तो यहाँ पर आपका एल्बो प्लॉट कुछ भी नहीं, वही के मीन्स वाला है जो कि रिवाइज करवा दिया बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। एल्बो प्लॉट यहाँ पर जस्ट AUC ROC कर्व जैसे है आपका, ये क्लासिफिकेशन वाली ये जो है बेसिक, इसका नाम क्या था आपका, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वैसे ही आपका एक है एल्बो प्लॉट, ठीक है। तो एल्बो प्लॉट के बारे में हमने ऑलरेडी के मीन्स क्लस्टरिंग में पढ़ लिया है, तो आई होप कि इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। के जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि उतने क्लस्टर्स आपके जो है वो आप बनाओगे, बेसिकली के की वैल्यू यहाँ पर आपकी होती है। एंड या आफ्टर सम पॉइंट जितना जहां पर ये कम कम धीरे आगे बढ़ने लगेगा, वो पॉइंट आपका एल्बो पॉइंट कहलाया जाता है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ के। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, now let's move on to the hold out method. Okay, hold out method and random subsampling. तो एकदम लास्ट के ये एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स आई एक्सप्लेन यू। देखो सपोज कोई स्टूडेंट है एंड ही इज मेमोराइजिंग ऑल द आंसर्स बिफोर एग्जाम, ओके, सो ड्यूरिंग प्रैक्टिस एट होम उसका स्कोर था 100%, ठीक है, लेकिन रियल एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर हो गया। क्यों? मुझे बताओ क्यों? क्योंकि उसने रटा है ना, चीजों को रटा। एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम हैपेंस इन मशीन लर्निंग। जो प्रॉब्लम होती है ओवरफिटिंग की, आपका मॉडल दिखा रहा है भाई 100% एक्यूरेट है, लेकिन वो आपके टेस्ट डेटा को, आपका जो टेस्ट डेटा है वो गलत वेरीफाई कर रहा है, मतलब उसकी एक्यूरेसी टेस्ट डेटा पे बिल्कुल नल है और जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें 100% है। तो यहाँ पर आपकी ओवरफिटिंग होती है। ओवरफिटिंग कब होती है? जब आपका मॉडल उस ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर लेता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग द पैटर्न्स, ठीक है। अगर हम ट्रेन कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं सेम डेटा, है ना, तो ऑब्वियसली जो मॉडल है इट में शो एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी, एंड दैट इज व्हाई हम लोग जो टेस्ट डेटा है उसको कभी नहीं दिखाते मॉडल को, ताकि हम समझ पाए कि मॉडल ने सच में पैटर्न लर्न करा है या फिर मॉडल ने मेमोराइज कर लिया है, ठीक है। सो इसी के लिए आपका पास सोल्यूशन होता है इस चीज से बचने के लिए ओवरफिटिंग के, कि आप अपने डेटा को स्प्लिट कर दो इनटू सेपरेट ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट मेथड ये एकदम सिंपलेस्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है। यहाँ पर आप अपने डेटा सेट को डिवाइड कर देते हो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। ट्रेनिंग आप मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज करते हो, एंड टेस्टिंग आप मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हो। एक टिपिकल रेशियो होता है जो बेसिकली मेजरली 80:20 का यूज करते हैं, अदरवाइज 70:30 और 67:33, ओके। ये टिपिकल स्प्लिट के रेशियोज है। तो इसको स्प्लिट करने के स्टेप्स हैं, देखो सबसे पहले होल्ड आउट मेथड के अंदर आपके पास देखो सबसे पहले वी रैंडमली डिवाइड द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग लेवल्स, ओके। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझो, आपका अपर ब्लॉक है, अपर ब्लॉक यहाँ पर ट्रेनिंग के डेटा लेबल्स हैं एंड यहाँ पर टेस्टिंग के डेटा लेबल्स हैं, ये पूरा का पूरा आपका डेटा सेट है। तो यहाँ पर क्या कर दिया? रैंडमली डिवाइड कर दिया। कैसे किया? रैंडमली डिवाइड किया, ओके, रैंडमली स्प्लिट कर दिया। सेकेंडली यहाँ पर बात करें तो आपने ट्रेन किया, मतलब अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग वैल्यूज के ऊपर, ट्रेनिंग डेटा और लेबल्स के ऊपर अपने एल्गोरिदम रन करी एंड अपने मॉडल को ट्रेन किया, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। नाउ आपके ये जो हाइपर पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर वैल्यूज, ये क्या है? हाइपर पैरामीटर्स जो होते हैं ना, ये सेटिंग्स होती हैं टू कंट्रोल द लर्निंग, है ना, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होने चाहिए, कितना लर्निंग रेट होना चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो इससे आपको आउटपुट में क्या मिलता है? लर्निंग एल्गोरिदम, जो कि आपके ट्रेन
ट्रेन मॉडल को क्रिएट करती है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास टेस्ट मॉडल आता है, यानी कि यहाँ पर ये जो मॉडल है, यहाँ पर ये जो मॉडल आपको एज एन आउटपुट मिला है उसको आप टेस्ट डेटा पे रन करते हो, क्या करते हो, टेस्ट डेटा पे रन करते हो एंड फिर प्रेडिक्शन करते हो एंड देन आप चेक करते हो कि भाई ये लेबल्स यानी कि जो आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट की तरह सेम है या नहीं। ये बस आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो डेटा है और ये जो लेबल है ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था, डेटा लेबल्स यानी इनपुट आपके पास है, आउटपुट आपके पास है। यहाँ पर आपने दोनों ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का अलग अलग कर दिया। तो ट्रेनिंग वाले के डेटा लेबल्स के ऊपर आपने लर्निंग एल्गोरिथम से मॉडल क्रिएट किया, फिर आप क्या कर रहे हो, मॉडल पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डेटा दे रहे हो, यानी सिर्फ और सिर्फ इनपुट दे रहे हो एंड प्रेडिक्शन होने के बाद उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो कि लेबल्स के साथ क्या ये एक्चुअल वही है ना। दैट इज हाउ यू डू एंड दैट्स इट। उसके बाद फाइनल आप सारे के सारे डेटा सेट पे रन करोगे एंड यू विल गेट द फाइनल मॉडल। आई होप यू गॉट दिस थिंग, दिस इज हाउ योर होल्ड आउट मेथड वर्क्स। अब इसके क्या है प्रोज कॉन्स, तो बेसिकली अगर प्रोज की बात करें सिंपल और कंप्यूटेशनली चीप है, कॉन की बात करें तो रिजल्ट्स कैन वेरी अ लॉट डिपेंडिंग ऑन विच डेटा एंड्स अप इन ट्रेन वर्सेस टेस्ट, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर स्पार्स डेटा सेट्स। क्लियर है, स्पार्स डेटा सेट की क्या प्रॉब्लम है, अगर क्लास बी रेयर है एंड मोस्ट बी सैंपल्स लैंड इन द ट्रेनिंग सेट, मतलब कि ये क्लास बी जो है वो काफी सारी रेयर है, मतलब वो ज्यादा डेटा सेट में अकर नहीं कर रही है और बाय डिफॉल्ट रैंडम स्प्लिटिंग के अंदर बी के सारी की सारे वैल्यूज ट्रेनिंग के अंदर ही चली गई, तो टेस्टिंग में आप उसको टेस्ट ही नहीं कर पाओगे, तो मॉडल इवैल्यूएट आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, रैंडम सब सैंपलिंग है आपके पास। रैंडम सब सैंपलिंग का मतलब क्या है, रिपीटेडली, यहाँ पर रैंडम सब सैंपलिंग मतलब रिपीटेडली यू आर परफॉर्मिंग होल्ड आउट स्प्लिटिंग, मल्टीपल टाइम्स आप जो होल्ड आउट स्प्लिटिंग है वो कर रहे हो एंड एवरेज रिजल्ट्स निकाल रहे हो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग एक ही बार टेस्ट करने से अच्छा है आप बार बार मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रहे हो यूजिंग डिफरेंट रैंडम स्प्लिट्स, ठीक है, अलग अलग रेशियो लेके आप क्या कर रहे हो, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो एंड टेस्ट कर रहे हो। फाइन, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पर आपकी स्टेप 1 में आता है रिपीट के आइटरेशंस, मतलब जितने भी होल्ड आउट मेथड है आपका, होल्ड आउट मेथड उसको के टाइम्स रिपीट करो, ठीक है। स्टेप 2, हर एक टाइम क्या करो, हर एक टाइम रैंडमली चूज करो डिफरेंट टेस्ट डेटा। थिर्डली आप अपने मॉडल को ट्रेन करो एंड एट लास्ट जो आपका कैलकुलेट करो परफॉर्मेंस और एरर, ठीक है, कितना आपका किस आइटरेशन में क्या परफॉर्मेंस आया एंड एट लास्ट फाइनल एरर निकालो, मतलब फाइनल एरर कैलकुलेट किया जाता है एज एवरेज ऑफ ऑल दी एरर्स। आप सारे के सारे जो एरर्स हैं आप हर पर्टिकुलर आइटरेशन के बाद एरर्स फाइंड आउट करोगे कि कितने एरर्स हैं एंड एवरेज उनका निकाल रहे होगे। दिस इज नथिंग बट योर रैंडम सब सैंपलिंग। आई होप यू गॉट दिस थिंग, बहुत ज्यादा सिंपल सा था। देखो रैंडम सब सैंपलिंग इन 4 आइटरेशंस, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर एक टेबल रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 1 आइटरेशन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पर होल्ड आउट मेथड जो है वो रिपीटेडली यूज हुआ है ना। अब यहाँ पर कलर्स का मतलब समझ लो, ये जो ब्लू है, ब्लू का मतलब है ये है आपके टेस्ट डेटा का, क्या है, टेस्ट सेट, ओके, और जो रेड है वो है आपका ट्रेन सेट, ओके। अब यहाँ पर हर एक आइटरेशन में यू कैन सी डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो है वो टेस्ट डेटा से हैं, कुछ रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग डेटा से हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल पार्ट्स ऑफ डेटा सेट आर इवेल्युएटेड एट द सेम पॉइंट। अब होल्ड आउट मेथड के अंदर क्यों ये होल्ड आउट से बेटर है ये समझो। होल्ड आउट मेथड में आप सिर्फ एक ही बार स्प्लिट का यूज करोगे, ओके, लेकिन अगर आपकी स्प्लिट अनलकी हो गई, मतलब जो मैंने आपको बताया बी की वैल्यूज बहुत कम है एंड वो सारी की सारी ट्रेनिंग में ही चली गई, तो आप उसको टेस्ट में इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। तो अगर एक स्प्लिट आपका अनलकी हो जाता है तो पूरा इवैल्यूएशन इनएक्यूरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन रैंडम सैंपलिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ आइटरेशंस, अब यहाँ पर 1 2 3 4 के आपका 4 है, के 4 है, मतलब कि आप नंबर ऑफ आइटरेशंस में अलग अलग स्प्लिट का यूज करोगे, तो यहाँ पर आपका जो है लक कहीं ना कहीं काम करेगा एंड एट द एंड आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे होगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आइटरेशन 1 है, कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो सिलेक्ट किए गए आपने फॉर टेस्टिंग, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स आपने सिलेक्ट किए फॉर टेस्टिंग, अगेन अनदर रैंडम स्प्लिट अकर्स एंड आपने अलग टेस्टिंग के लिए आपने यूज किया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यू आर यूजिंग एंड हर एक आइटरेशन में आपको अलग एक्यूरेसी मिल रही है, अलग एरर वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो एट द एंड आपका जो रिजल्ट है वो एवरेज किया जाता है एंड दिस इज हाउ द रैंडम सैम्पलिंग वर्क्स, ओके। अगेन इसके प्रोस कॉन्स हैं, क्या प्रोस कॉन्स हैं, बेटर है फॉर अनबैलेंस्ड इम्बैलेंस्ड डेटा, है ना। बट क्यों बिकॉज रेयर सैंपल्स हो सकते हैं कई बार एंड हायर चांसेस होते हैं उनके टू अपीयर इन द टेस्ट सेट डायरेक्टली ना। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज है कि सेम रिकॉर्ड जो है, सेम रिकॉर्ड वो रिपीट हो सकता है, एक ही लिमिटेशन है कि सेम रिकॉर्ड जो है वो बार बार अपीयर कर सकता है इन द टेस्ट सेट एंड दिस कैन कॉज द एक्यूरेसी टू बी हाई, ओके। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। अब पैरामीटर ट्यूनिंग है, लास्ट थिंग पैरामीटर ट्यूनिंग के बारे में पढ़ लो। देखो फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर ट्यूनिंग क्या है,
पैरामीटर ट्यूनिंग जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ एडजस्टिंग द मॉडल पैरामीटर्स ताकि आप बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस ऑन अ डेटा सेट प्रेडिक्ट कर पाओ, अचीव कर पाओ। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इससे आप क्या कर पाते हो, अपने मशीन लर्निंग सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज कर पाते हो टू इम्प्रूव द प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं दे मे नॉट ऑलवेज गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई हर एक डेटा सेट आपका डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटर्स है आपके पास जिनको आप डिफरेंट कर सकते हो, उनकी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो एंड उनसे आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपका मॉडल कैसे लर्न करेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग वेरी वेल। देखो यहाँ पर जैसे आपके पैरामीटर्स के अगर मैं एग्जांपल बनाऊं तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स ये आपका पैरामीटर है, लर्निंग रेट पैरामीटर है, मैक्सिमम डेप्थ यानी कि डेप्थ ये किस चीज में आती है, डिसीजन ट्रीज वाली एल्गोरिदम में आपकी डेप्थ को कंट्रोल आप कर सकते हो यूजिंग दिस। सो मेन गोल पैरामीटर ट्यूनिंग का यही है कि वो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाए, प्रेडिक्शन क्वालिटी इंप्रूव कर पाए, है ना, जो जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कर पाए। दैट्स इट। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। एक गुड एल्गोरिदम वही होती है जिसके पास बैड पैरामीटर्स पर भी वो मतलब बैड पैरामीटर्स पे वो पुअर परफॉर्म करे, बट प्रॉपर ट्यूनिंग करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आई होप यू गॉट दिस थिंग। ठीक है, नाउ या दैट इज द फाइनल थिंग। या रेफरेंस समरी है, के मीन्स हमने पढ़ा, उसके अंदर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। हिरार्चिकल के बारे में पढ़ा जिसमें सिंगल कंप्लीट लिंकेज के बारे में हमने देखा। एल्बो मेथड देखा भाई, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। टीएफ आईडीएफ के बारे में देखा, टीएफ इंटू आईडीएफ, इतना ही आपको याद रखना है। वर्ड इंपॉर्टेंस की बात होती है यहाँ, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, AUC, ROC कर्व, आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इन सबके फॉर्मूलाज यहाँ पर आपने देख लिए। होल्ड आउट मेथड होता है, रैंडम सब सैम्पलिंग होती है, इनके बारे में भी यहाँ पर आपने देख लिया। एंड दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ यूनिट। एंड आई होप जो मैंने एकदम स्टार्ट में बोला था यूनिट के कि दिस विल बी द इजीएस्ट यूनिट ऑफ योर DSBDA, आई होप आई हैव मेड इट श्योर कि मैंने आपको ये सबसे ज्यादा इजी बना के एक्सप्लेन किया हो एंड आपको लगा भी होगा। ठीक है, तो चलो यूनिट 5 के तो मार्क्स आपके पक्के हैं एंड बहुत ज्यादा इजीली आप इसको टैकल कर लोगे। एंड या दैट इज द एंड ऑफ DSBDA यूनिट 5। आई होप आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज अपने एंड पे समझने की कोशिश करो, नोट्स रेफर करो, मास्टर सॉल्यूशंस को रेफर करो ऑन द वेबसाइट hkofficial.in। प्लीज गो एंड एटलीस्ट मेक योर अकाउंट ओवर देयर, लॉग इन करके रखो। आपको जिस भी सब्जेक्ट की जब भी जरूरत हो जस्ट गो एंड बाय आउट दैट बंडल, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया है गाइस। आई एम बिजी इन माय पर्सनल वर्क, तो मे बी कुछ वीडियोस रह सकते हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस वीक जितने ज्यादा हो सके उतनी वीडियोस कवर करूं। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, है ना। जितने ज्यादा आप मुझे कमेंट्स करोगे डेफिनेटली मेरा अटेंशन आपकी तरफ रहेगा, तो डेफिनेटली आई विल मेक आउट सम ऑफ माय टाइम माय पर्सनल वर्क एंड डेफिनेटली गो विद द वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो वीडियोस को। इफ आई गेट द मैक्सिमम रीच एंड इफ आई गेट द परचेजेस आल्सो मोर, क्योंकि अगर आप जाके वेबसाइट विजिट करोगे डेफिनेटली बहुत ज्यादा वहां पर मेहनत की है एंड आई एम वर्किंग ऑन द नोट्स एंड ऑल डे एंड नाइट। तो डेफिनेटली आप जाके मतलब नोट्स परचेज करो, मास्टर सॉल्यूशंस गेट करो, काफी इजीली अपने प्रिपरेशन को स्मूथ बनाओ। एंड यही बस मुझे आपसे कहना है, मेक श्योर कि 299 के अंदर जो है आपके नोट्स हैं, ओनली एंड ओनली नोट्स हैं। एंड इफ यू वांट द मास्टर सॉल्यूशंस एज वेल तो आपको 399 का बंडल जो है वो परचेज करना है। ओके, एंड सिर्फ और सिर्फ मास्टर सॉल्यूशंस चाहिए तो यू हैव द 349 वाला पैक। अदरवाइज इन सबको छोड़ो, जस्ट गो फॉर द सेमेस्टर बंडल जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप चीजों को जल्दी से कवर कर लो, अपने एग्जाम से पहले मैक्सिमम चीजों को कवर करते हुए चलो ताकि आपका जो बर्डन है एग्जाम में नहीं हो ज्यादा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।